बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अब आप सोच रहे होंगे या नहीं भी सोच रहे तो सोचें कि हर सुबह जब आपसे मुलाकात होती है तो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई सुबह मैं हमेशा कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि व्यूअर्स, हमारी जो पहली इम्प्रेशन है वो जैसी भी किसी के सामने प्रेजेंट की जाती है वही इंसान के लिए आखिरी इम्प्रेशन बन जाती है। और एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है और रिकग्नाइज़ की है ओवर द इयर्स वो ये है कि व्यूअर्स, हम कितना भी अच्छे तरीके से लोगों से मिल लें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, लेकिन उन 10 मुलाकातों में अगर एक दफ़ा भी तल्ख ज़बान में, ऊंची आवाज़ में या बदतमीज़ी करेंगे तो वो एक वाक़या जो है वो हर इंसान के जहन में बैठ जाएगा और स्टिक कर जाएगा। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ बहुत वायरल हुए हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ के बारे में बड़ी नेगेटिव बातचीत हो रही है, फ़लाँ ने ये किया और उस चीज़ को फिर वायरल कर दिया जाता है और बड़ी दफ़ा लोग आगे से घूम के कहते हैं हाय अल्लाह, इनको देखो ये तो असल में ऐसे हैं। देखिए व्यूअर, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 24 घंटे कोई भी इंसान अच्छे मूड में नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। कोशिश होती है कि इंसान हर वक्त पॉजिटिव हो। अब जैसे कि हर रोज़ आप लोगों के लिए मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ, मुझे पता है कि जी मैंने हर रोज़ सुबह 10 से 12 बजे व्यूअर्स के सामने ऑन एयर जाना है। ऑब्वियसली मैंने बुरे मूड में नहीं ऑन एयर जाना, मूड नहीं दिखाने, बदतमीज़ियाँ नहीं करनी ऑन एयर। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ऐसे इंसान से जो डेली का लाइव शो होस्ट करता है। कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई चीज़ ठीक नहीं भी होती, ब्रेक के दौरान टीम से भी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। व्यूअर्स, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जब वो वाली चीज़ें दुनिया के सामने, अवाम के सामने वायरल हो जाती हैं तो उससे फिर मामलात भी ख़राब होते हैं, झगड़े लड़ाइयाँ फटे भी होते हैं और ऑब्वियसली एक इंसान की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है और रिकग्नाइज़ की है वो ये है कि देखें, एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट करना है और हमारी अपनी चॉइस है कि हम अपने आप को दुनिया को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपने अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान की तरह प्रेजेंट करना है या फिर आपने मूड दिखाने हैं, एटीट्यूड दिखाना है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्या इमेज देनी है। मेरा तो पॉइंट हमेशा यही होता है दैट स्पेशली एज एन एंकर पर्सन, आपकी एक पॉजिटिव इमेज आए, एक अच्छी इमेज आए लोगों को, लोग आपको पसंद करें, आपसे कनेक्ट करें, आपको अपने घर वाला, अपने फैमिली मेम्बर समझें। लेकिन वो सिर्फ तब हो सकता है जब लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जो इंसान वार्म होता है, काइंड होता है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जिससे मिल के लोगों का दिल खुश होता है, ऐसे इंसान के पास लोग टाइम गुजारना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बंदा उठना बैठना पसंद करता है। मुझे बताएं, आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका हर वक्त मूड ऑफ होता है, जो हर वक्त एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होता है और हर बंदा जो है वो उसके साथ बैठना भी चाहे? ऐसा नहीं होता। जो बुरे मिजाज का इंसान होता है, सड़ियल होता है या जिसमें गुस्सा जिसका तेज़ होता है, उसको ज़्यादातर लोग व्यूअर्स अवॉइड ही करते हैं। और ऐसे लोग जब ऐसी कंपनी में आते हैं जहाँ पे सबका अच्छा मूड होता है तो लोग घबरा जाते हैं ऐसे लोगों को देख के कि यार अब इसने आके कोई तमाशा डाल देना है, कोई चीज़ कर देनी और सबका मूड ऑफ हो जाना है। फैमिलीज़ में भी ऐसे लोग होते हैं व्यूअर्स, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं फैमिली में कि जब वो आ जाते हैं किसी इवेंट पर तो बंदा कहता है लो जी अब तो कुछ ना कुछ होना ही है, कोई ना कोई बदमज़गी होनी ही है, कोई ना कोई अनप्लेजेंटनेस होनी ही है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी का बंदा बनना है। आपने वो इंसान बनना है कि जिसके आने पे हर बंदा खुश होता है या एक्साइटेड होते हैं कि यार फलां बंदा आएगा, अच्छी कंपनी रहेगी, गप्पे लगाएंगे, एंजॉय करेंगे, या फिर आपने वो वाला बंदा बनना है जिसके आने पे हर बंदे को हौल उठने शुरू हो जाते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स के, खुश इखलाकी से पॉजिटिव अंदाज में जब हम लोगों के साथ डील करते हैं तो लोगों के जहन में भी हमारे बारे में एक पॉजिटिव और अच्छी इमेज आती है और उसके साथ साथ लोग आपकी कंपनी को सीख करते हैं, वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उसी तरह जिस तरह एक अनप्लेजेंट बंदे को इंसान अवॉइड करता है। सो जहाँ पे अपनी पर्सनल ग्रूमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग बड़ी ज़रूरी है ऑल्सो। आपने नोटिस किया होगा कि घर में कोई अगर एक इंसान है, ज़्यादा बोलता नहीं है, गपशप नहीं लगाता, कहता है इसको तो रहने दो, ये तो है ही सड़ियल सा। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बंदे ने अपनी एक इमेज बना दी हुई है ऑलरेडी दुनिया के सामने। सो इसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कैटेगरी उन लोगों के अंदर आए जिनके साथ लोग वक्त गुजारना चाहते हैं, जिनके साथ। एंड व्यूअर्स, आई नो ज़िंदगी के हज़ार मसले चल रहे होते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, कभी मूड ऑफ हो जाता है, 100 मसाइल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक अनप्लेजेंट सड़ियल इंसान बन जाए।
हमें अपने आप को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। देखिए, जो इंसान आपसे पहली दफ़ा मिल रहा है वो आपको पहली दफ़ा ही मिल रहा है। अब आप अगर अच्छे मूड में मिलेंगे तो उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि यार ये खुश मिजाज, खुश इखलाक बंदा है। लेकिन अगर एक इंसान पहली दफ़ा आपसे मिल रहा है और उसको सबसे पहली इंप्रेशन ही आपकी गुस्से वाली, एजिटेशन वाली, एंगर वाली पड़ेगी, तो फिर कोई आपके साथ क्यों हैंग आउट करना चाहेगा। आइए बढ़ते हैं अपनी शेफ़ की तरफ, जानते हैं आज वो किचन में क्या बना रही है। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आप सेट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक है कि मतलब खुश इखलाकी, पॉजिटिव तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जितनी भी बातें की बिल्कुल ठीक कहा कि खुश इखलाकी, अगर हम किसी से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं, अगर हम बुरे मूड में मिलेंगे तो वो हमारा जो है वो हमेशा याद रखेगा। अगर हम अच्छे मूड में मिलेंगे, पहली दफ़ा वो मिल रहा है हमसे वो इंसान, तो वो हमेशा याद रखेगा यार उससे मिले थे वो, देखो ओके क्या कहते हैं, कितने अच्छे तरीके से बात की है, कितने अच्छे तरीके अखलाक से। और आप ये भी देखें कि आप 10 दफ़ा भी किसी को मिले, जो एक टाइम वो आपको बदमिजाज या बुरे मूड में मिलेगा बंदा, वो टाइम आपको पिछले 9 दफ़ा के बनिस्बत ज़्यादा याद रहेगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड बैड इंप्रेशन जो है ना वो आपकी फाइनल इंप्रेशन पड़ जाती है। वो हमेशा याद आप रखते हैं। 50 दफ़ा अच्छे तरीके से लोगों को मिले, एक दफ़ा आपका मूड ऑफ होगा, थोड़ा सा ऊंच नीच होगा, उनके लिए जिस इंसान के सामने आप इस तरह करेंगे, उसके लिए शायद वो पहली दफ़ा हो कि आप ऐसे बिहेव करें, लेकिन उसके दिमाग में बात फिट हो जाएगी। क्योंकि तो बुरी बात है, सीधी बात है, हर बंदे को याद रहती है। क्योंकि अगर आप घर में किसी भी मूड में हैं, लेकिन आप दूसरे, अब वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन जब आप किसी से मिलें, आप बहुत अच्छे तरीके से मिलें और बहुत अच्छे अखलाक से मिलें, कि आप एक दफ़ा मिले, एक बंदा याद करे कि हमने इससे दोबारा मिलना है। भाई, हमारे जानने वालों में एक मतलब नई शादी हुई है कपल की, तो हम लोगों को भी बुलाया मिलने के लिए। हम पहली दफ़ा उस बच्ची से, लड़की से मिल रहे थे। अच्छा, हम घर में एंटर हुए हैं, जिस टाइम हम एंटर हुए हैं उसके टाइम से लेके जब तक हम गए नहीं, उस लड़की का मुंह बना हुआ था और अजीब उसका मूड, और मतलब समझना है ना कि इसको इशू क्या है। खैर, वो बेचारी बड़ी मतलब जैसे कि चुप नहीं होता बंदा बिल्कुल, हमें लगे कि पता नहीं शायद एटीट्यूड में है या आकड़ में है या पता नहीं क्या है। खैर, वो दिन गुजर गया, बात खत्म हो गई। 4-6 और फैमिली के इवेंट्स हुए, वहाँ पे उसी कपल से फिर मुलाकात हुई। अच्छा, अब ये लड़की बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही लविंग, बहुत ही पॉजिटिव, समझ ना आए कि हुआ क्या है। तो एक दिन मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा यार तुम जब पहली दफ़ा मिलने के लिए आए थे, तो कहती है प्लीज़ उस दिन की तो आप बात ही ना करें, आप ही उस दिन तो सूट मेरा जल गया, मियाँ से मेरी लड़ाई हो गई, फिर सास मेरी इन्वॉल्व हुई, उन्होंने अपने बेटे को ही डांटा ऑब्वियसली, और मुझे तो उन्होंने बहुत प्यार किया, लेकिन मेरा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मेरे कपड़े भी जल गए थे, और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं मेरा एक ज्वेलरी का सेट था वो पता नहीं, मतलब काफ़ी 3-4 चीज़ें उस दिन हुई। अब वो बच्ची पहली दफ़ा हमसे मिल रही है, कोई 10 कपल से जिनसे उनकी उस दिन मुलाकात थी, क्योंकि उसका मूड ऑफ था और वो चुप चुप सी थी और अपने नॉर्मल मिजाज से हटके थी, तो मैं और 9 और लोग, मतलब 9 और कपल्स, यानी कि कोई 20 लोगों को यही इंप्रेशन पड़ी कि ये बड़ी बदमिजाज है। जबकि बाद में मुलाकात हुई और उससे बात की, तो नूर, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी लविंग, इतनी स्वीट, इतनी फ्रेंडली बच्ची कि मतलब मैंने उसको खुद कहा, मैंने कहा हमें तो लगता था पता नहीं तुम्हें कितना एटीट्यूड है, क्या प्रॉब्लम, क्योंकि तुम मिली इतने अजीब तरीके से। उसने फिर पूरी कहानी बताई। मैंने दिल में सोचा कि देखें, एक इंप्रेशन जब पड़ जाती है, और बड़ा अरसा लगा इस इंप्रेशन को चेंज करने के, और लोगों को फिर जाके बाकायदा मुझे बताना पड़ा कि वो ऐसी नहीं है, उसके साथ बहुत सी चीजें हो गई थी उस दिन। पर्सनल था ना उसका जो भी था, लेकिन वो भी यंग है, उसने भी नहीं ख्याल किया। देखिए 22-23 साल की बच्ची को कहाँ सेंस होती है इतनी कि यार मैं मतलब इन लोगों के सामने। वो तो चुप थी, सिर्फ उसने बदतमीजी किसी से नहीं की, बस वो चुप थी। और वो ये कहती है मैं तो सड़ के चुप करके बैठी हुई थी। मैंने कहा पुत्र, तू सड़ के चुप करके बैठी हुई थी, हम लोगों को लग रहा था हमारा आना तुम्हें बुरा लग गया। हाँ। आप समझ रही हैं? मैं समझ रही हूँ। इंप्रेशन इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो आगे लोग हैं उनको तो नहीं पता ना आपके साथ क्या चल रहा है दिल और दिमाग में, और अगर मूड ऑफ है अभी तो कम से कम बता दें अगले को कि यार मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मेरा जरा मूड ऑफ है, प्लीज माइंड ना करना। होता ये है कि अगले को पता नहीं होता, अगले को लगता है हमारा आना बुरा लग गया है। उसने कैसे बताना था? वो कैसे बेचारी बताती, वो भी पहली दफा मिल रही थी। बट वही वाली चीज होती है ना, हम किस तरीके से किसी से मिलते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और आप किसी से अच्छी तरीके से पहली दफा मिले, आप कंफर्म आपका उस बंदे के साथ ताल्लुक आगे जाके अच्छा ही रहेगा। मगर आप किसी इंसान से बुरे तरीके से पहली दफा मिलते हैं, उसके बाद आपका और उसका ताल्लुक अच्छा मुश्किल ही है कि हो। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। सो पॉजिटिव रहना चाहिए।
और अच्छे तरह से लोगों को मिलना चाहिए। मेरी और अगर बाय द वे मूड अच्छा नहीं है तो अगर कोई गेट टुगेदर है घर पे या कहीं जाना है तो आप ना जाए ना। हाँ। आपने गेट टुगेदर भी रखा है, घर 10 लोगों ने आना भी है, उनके सामने बूथी भी सुझानी है, फायदा फिर कोई नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं, आपने इतना तरद्दुद किया, खाना सब कुछ मतलब इतना इंतज़ाम किया तो फिर भाई मैंने जब किसी को समझाने, उसी बच्ची के बारे में बात समझाने की कोशिश की तो पता है आगे से मुझे जवाब क्या आया? ठीक है कुड़ी दा मूड अच्छा नहीं सी, अंदर बैठी रहती या ना मिलती आके, लोग कहते हैं या अपनी अम्मी के घर चली जाती। हम कोई खाने के भूखे तो नहीं थे जो हमें बुला के सड़ी बूथी के साथ खाना खिला के भेज दिया। अब ये भी जवाब आए लोगों जी जी सही कह रही हैं। देखिए क्योंकि कोई भी भूखा तो नहीं होता ना खाने के कहने लिए। वाले तो कह जाते हैं, कहने वाले तो कह जाते हैं। उसने जब मुझे बात कही तो मैंने दिल में सोचा वैसे बात ये भी ठीक कह रही है कि मतलब कोई भी खाने का भूखा तो नहीं था ना, हम तो सारे इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था अपनी बहू से। सो अल्टीमेटली वही चीज़ें हैं ना कि हमें अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखना चाहिए और थोड़ा सा माइंड ओपन रखना चाहिए कि चलो अगर कोई बुरी तरह मिला भी तो उसके पीछे शायद कोई रीज़न होगा। लेकिन ये नहीं हम देखते, ये कोई कोई सोचता है। वही तो बात है। अच्छा आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम भी कॉन्टिनेंटल डिश बना रहे हैं, मेडिटेरेनियन चिकन, लाइक मोरक्कन चिकन। मेडिटेरेनियन हाँ चिकन। जी। अच्छा तो इसके अंदर क्या क्या डलता जी है? इसको हम सर्व करेंगे सौते वेजिटेबल के साथ और साथ बॉयल राइस के साथ। वेरी नाइस। जी इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। मुर्ग का गोश्त 2 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ लहसुन, हॉट सॉस 3 खाने के चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और सैम्बल ऑलिक एक ये सॉस आती है 3 चाय के चम्मच, फ्रेश बेसल 2 खाने के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच। ये जी इसकी जो है मैरिनेशन है इसकी, हमने ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया तो ज़्यादा अच्छा है कि चिकन बहुत टेंडर हो जाता है। ऑयल भी हम इसी में डालेंगे और ये हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। ठीक है जी। इसकी सॉस के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तेल 2 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, क्रीम 1 कप, यखनी 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, चीनी 2 चाय के चम्मच, केचप 3 खाने के चम्मच हस्बे ज़रूरत, सराचा सॉस 4 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, ड्राई बेसल आधा चाय का चम्मच। और इसकी जो है मैं तरीका आपको बता देती हूँ। इसका जो है जी तरीका कि इसको मैरिनेट कर लिया और इसको फिर हमने ग्रिल पैन में इसको हमने ग्रिल कर लिया। इसको हमने स्लाइस में काट लेना है और इसके 1 ब्रेस्ट फिले के 3 आपने स्लाइस बना लेने। क्योंकि जितना आप इसको पतला थिन काटेंगे ना उतना ही ज्यादा उसके अंदर फ्लेवर जाता है। जब मोटा सा पीस चिकन का होता है तो वो ये अंदर से एक बड़ा फुल पीस है, मोटा सा एक काटा फिर दूसरा काटा, उसी को फिर हमने हैमर से पतला कर लिया। हैमर से पतला कर लिया तो वो अंदर काफी उसका मजे का। और बाय द वे बहुत से लोग जो हैं जिनको वाइट मीट ड्राई लगता है वो थाई मीट के साथ पीस को तैयार कर सकते हैं। हाँ जी। और फिर हमने इसको ग्रिल कर लिया और इसकी सॉस के लिए जी हम तेल डालेंगे 2 खाने के चम्मच और हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, उसमें 1/4 चाय का चम्मच, थोड़ा सा उसको वो क्रैकर होना शुरू होगी तो इसमें हम डाल देंगे जी यखनी, क्रीम, चीनी, केचप, सराचा सॉस, नमक, ड्राई बेसल और फिर थोड़ा सा उसी सॉस में से थोड़ा सा निकाल लेनी है आपने सॉस और लेमन जूस उसमें डाल के उसको मिक्स करके और फिर आपने सॉस में डालना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो वो क्रीम फट जाएगी। क्रीम फट जाएगी और इसको फिर आपने पकाना है। जब यूँ ही बॉयल होना इसको आप रखते हैं, जब सोते वेजिटेबल जो है हमने उसको ब्लांच कर लेना है। हमारे पास ब्रोकली है जी, बीन्स है और कैरेट है और कुकम्बर है। ये हम 4 जो वेजिटेबल है ना इसको हम यूज़ कर सकते हैं। खीरे को भी जी, कुकम्बर को, खीरे को तो नहीं पकाएंगे? खीरे को सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे, जब डालेंगे साथ ही निकाल। अच्छा हाँ जी। वैसे zucchini भी डाल सकते हैं? हाँ जी, zucchini भी डाल सकते हैं। और इसको फिर हमने 1 टीस्पून ऑयल लेके और इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च और नमक डाल के इसको स्टर फ्राई कर लेना। ये हमारी सॉचे वेजिटेबल होगी। और जो हमारे वेजिटेबल जो हैं वो राइस जो हैं, राइस हमने बॉईल कर लेने हैं, उसको ठंडे करके उसमें हमने नमक और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून वो हमने डाल के मिक्स किया और उसको हमने गर्म कर लेना है। बाद में ठंडे चावलों में ये चीज़ें हमने मिक्स करनी है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको सर्व करेंगे ना तो आप अगर 1 सर्विंग है तो आपने एक बाउल में डाल के उसको प्रेस कर लिया और उसको गर्म कर लिया माइक्रोवेव में और उसको प्लेट में निकाल लिया, उसी तरह वो पूरा बाउल निकल आएगा। आपने 3-4 पीस इसके रखे 1 सर्विंग के लिए, ऊपर सॉस डाली और थोड़ी सी साथ सौते वेजिटेबल डाल दी और सर्व कर दिया आपने। वंडरफुल और कंप्लीट मील है जी। अगर आप इफ़ यूर ऑन अ डाइट या थोड़े से आप कॉन्शियस हुए हैं तो आप इसमें से राइस माइनस कर दें, स्टीम्ड वेजिटेबल्स और चिकन आप आराम से खा लें एंड
यू आर गुड टू गो, लाइक सॉटेड वेजिटेबल्स एंड चिकन के साथ एंड इवन सॉस खा लें, कोई इशू नहीं है। आपका ये लंच भी हो सकता है, आपका ये डिनर भी हो सकता है, विद राइस बच्चों को देते हैं, विदाउट राइस ये फ्रेश बेसल का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और सॉस में हम डालेंगे ड्राई बेसल और मैरिनेशन में फ्रेश बेसल डालेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारी डिश हो गई। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिहेवियर से हमारी पहली इंप्रेशन पड़ती है, वहाँ पे हमारी ग्रूमिंग से भी हमारी पहली जो इंप्रेशन पड़ती है वो यूजुअली लास्ट इंप्रेशन होती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप जॉब के इंटरव्यू पर पहुँच जाएंगे पजामा टी शर्ट पहन के, तो शायद नौकरी मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। राइट लुक फॉर द राइट प्लेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है हामिद सईद ने। आप इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर है, और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे व्यूअर्स, उनके लिए बड़े आइडियल कैंडिडेट हैं। हमारे साथ हामिद सईद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हामिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हामिद भाई, मैंने ना आज आपसे बात सबसे पहले तो ये करनी है कि जिस पे हमने टॉपिक भी आज अपना किया कि इंसान की पहली इम्प्रेशन या जो बुरी इम्प्रेशन है वो आखिरी इम्प्रेशन बन जाती है। 10 दफ़ा आप किसी से अच्छे तरीके से मिले, एक दफ़ा अगर आप किसी से बड़े अजीब तरीके से मिलेंगे या बदतमीजी करेंगे या मूड ऑफ होगा, तो उनको पिछले 9 दफ़ा भूल जाएंगी। बिल्कुल सही है। वो एक टाइम दिमाग में अड़ जाएगा। आप किसी से 10 दफ़ा अच्छे अंदाज में मिलें, आपको एज अ प्लेजेंट इंसान याद रखा जाएगा, लेकिन एक बुरी चीज़ 100 साल तक याद रहती है। ऐसी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन जो है जिसकी बात हो रही है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट इंप्रेशन को बाद में जैसे आप बात करें इसको कैरी भी करना है। ये नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशन आपने बड़ा अच्छा दे दिया उसके बाद आपने बदतमीजी शुरू कर दी जिसकी आप बात कर रही हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि नॉन वर्बली अपने बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि जो ही आप एंटर हुए हैं आपको अभी मौका ही नहीं मिला कि आप बताएं कि कौन हैं, क्या करते हैं। तो नॉन वर्बली आपने क्या मैसेजेस देने हैं अपने बारे में, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। 4-5 मैसेजेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो, डजंट मैटर, चाहे इवन सोशल इंटरेक्शन हो। पहली बात तो यह है कि आपको कामयाब लगना चाहिए। अगर ये बंदा कामयाब ही नहीं लगता तो पूरे एक क्वेश्चन जो है रेज कर देता है अपने बारे में। कामयाब नहीं लगता तो फिर क्या लगता है? फिर नाकाम लगता है। आई मीन एक बंदा नाकाम लगता है, हाउ फार कैन दे गो। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट लगें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। कॉन्फिडेंस जो है वो 2 चीज़ों से आता है, मेरी रिसर्च है। एक तो ये है कि आपका स्किल सेट जो है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें आपको कमांड हो, और दूसरा है कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगना चाहिए। जो बंदा ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल नहीं लगता, बंदा कहता है यार मीन आई डोंट वांट टू डील विद हिम। अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट गोना हायर हिम। बंदे को पता समझ नहीं आ रही है। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर अथॉरिटी लगनी चाहिए, आपके अंदर पावर लगनी चाहिए। नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये नहीं कि बॉसी पावर। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। आपकी ना इस बात से मेरे जहन में ना 2 इंसिडेंट्स, 2 वाक़यात आए। एक तो ये कि एक जगह थी, वहाँ पे मैं एज ब्रांड एम्बेसडर काम करती थी, एज इन उन्होंने मुझे फेस के तौर पे लिया हुआ था। तो वहाँ पे ना एक मसला पड़ा, ये कोई 5 साल पुरानी बात है, ब्रांड का नाम नहीं मैं ऑब्वियसली लूँगी। उनका ना मसला पड़ा, तो वहाँ पे ना एक बच्ची थी जो हिजाब करती थी और कुछ और भी डिफरेंट। तो उसका गिला ये था कि जी मैं अगर 10 रुपए कमाती हूँ तो मेरे साथ ये जो दूसरी लड़की है, ये जीन्स, उसके अपने वर्ड से कहती है जीने शीने पहनती है, इसको मेरे से डबल पैसे मिलते हैं और मुझे आधे पैसे इससे मिलते हैं। इतनी नाइंसाफ़ी। अच्छा, मेरे से जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने ऑब्वियसली ब्रांड के हेड से जाके बात की, क्योंकि मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने कहा देखें ये तो ज़्यादती है, जस्ट बिकॉज एक कोई लड़की जीन्स और वेस्टर्न कपड़े पहनती है, वो हिजाब नहीं पहनती, तो आप उसको पैसे ज़्यादा दे रहे हैं और आप इसको कम दे रहे हैं। उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने इन्हें इसे और बाकी जो 3-4 बच्चियों की, आप एक की बात करिए, मैं आपको 4 बच्चियाँ और बताता हूँ जो इससे ज़्यादा पैसे कमाती हैं। अच्छा। और कहती है उनमें से एक ऐसी बच्ची है जो प्रॉपर नकाब करती है, वो नकाब करती है, ब्यूटी बिजनेस है हमारी, वो नकाब करती है और वो इन सबसे ज़्यादा कमाती है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई। कहते हैं देखो जुगन, ये हैं सेल्स की बच्चियाँ, ठीक है, आपके रवैये और आपके एटीट्यूड पे बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल सही है। ये लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतनी बदमिजाज है, इतनी बदमिजाज है कि इससे मेल तो दूर की बात, फीमेल भी जब कोई इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये इतनी रूडली बात करती है।
अब आप देखें, वो कह रही है कि मेरी अपीयरेंस की वजह से मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, आधे पैसे मिलते हैं। जबकि जब मैंने बात पूछी तो उन्हीं उसी कंपनी के जो बॉस है उन्होंने कहा हम तो इसको जॉब पे नहीं रखना चाहते, इसका एटीट्यूड इतना नेगेटिव है। तो आप समझ रहे हैं पॉइंट? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक ही जॉब दो लोग कर रहे हैं, एक बंदी आधे कमा रही है और बाकी सारी लड़कियां डबल पैसे कमा रही हैं। वो कह रही है मुझे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि मैं एक सर्टेन तरीके से लगती हूँ, जबकि बॉस कह रहा है कि ये काम ही नहीं करती। जो इसका काम है, ये अपना काम इतने बुरी तरीके से कर रही है कि हम तो इसको जॉब पे नहीं रखना चाह रहे, हम तो इसलिए नहीं निकाल रहे कि इसने स्यापा डाल देना है और हमें सू कर देना है, हम तो इसको रखना नहीं चाह रहे। आप ये सोचें कि हामिद साहब, हम सोचते क्या है और एक्चुअली रियलिटी क्या होती है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो ना, देखिए इसके बाद जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद है कम्युनिकेशन की बात। अब आपने बात कैसे करनी है, आपने जैसे आपकी लैंग्वेज क्या है, आपके वर्ड्स क्या हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, वो डेफिनेटली इट गोज़ हैंड इन हैंड। लेकिन बात मैं कर रहा था कि जो ही आप एंटर होते हैं तो एक कंसीव नोशंस आपके बारे में बन जाती है, परसेप्शन बन जाता है। तो बाज़ परसेप्शन इज़ रियलिटी। तो आपको चांस नहीं मिलता इतना बताने का, मे बी यू हैव ओनली 2 minutes टू टॉक अबाउट यू। तो सर्टन सिचुएशन में जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अपना वेट कैरी नहीं कर सकती जॉब पे। देखिए, मैंने कुछ भी पहना हुआ है, अगर मैं एंटर होती हूँ हामिद साहब किसी जगह में और आप सामने बैठे और मैं मुस्कुराती भी एंटर होती हूँ, आप इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं एंटर होंगी सड़े हुए मूड में, तो आप खुद भी अगर अच्छे मूड में होंगे तो जरा बहुतात हो जाएंगे कि 1 मिनट ऐदा की बूथा बना हुआ है। बॉडी लैंग्वेज जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें हैं जो एक्चुअली इमेज बनाती हैं। एक आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरी आपकी एक्चुअल कम्युनिकेशन, और तीसरी आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, यू कैन लुक वेरी गुड, जी, बट इफ यू आर इन अ सड़ा हुआ मूड, राइट, तो आपके सड़े हुए मूड को क्यों कोई सामने वाला बर्दाश्त करे। चलो अगर कोई एम्प्लॉई है या व्हाटएवर है, वो तो चलो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन बाहर की दुनिया में मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप कपड़े कितने अच्छे पहन लें, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। नहीं, बहुत, ये सारी चीज़ें आपने ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। अगर पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप आते हैं तो आप एक अच्छा इंप्रेशन दें। आप सबसे पहले रिस्पेक्ट शो करें। अच्छा, अब जैसे मैं आपको मिलने आता हूँ, घर आता हूँ या ऑफिस में आता हूँ, तो मैं कैसे रिस्पेक्ट शो कर सकता हूँ आपको? क्या मैं मैम करके बात करूँ, मैं झुक के बात करूँ, मैं बाउ डाउन करूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरे पास सिर्फ एक ही जो है वो उसका सोल्यूशन है। वो ये है कि आई शो रिस्पेक्ट थ्रू द वे आई ड्रेस अप। अगर मैं जो भी अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है उसके लिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे 3 piece सूट पहन के आना है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि आप जो है जहाँ भी जाएं, आप उस ओकेजन को, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट शो करें। भाई देखिए, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी। अम्मी के घर फॉर एग्जांपल बंदा अपने नाइट सूट पजामे में भी चला जाता है क्योंकि वो अम्मी का घर है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप पजामा टी शर्ट में जा रहे हैं, जो मैंने बाय द वे खुद भी लोग इंटरव्यू किए हैं जो पजामा टी शर्ट में है, मैंने आपको बताया था एक दफ़ा। ऐसे है, मतलब 31 बंदा एक दफ़ा जॉब के लिए आया जिसने जाके डिफरेंट मेरा जो एक ब्रांड है स्किन केयर हेयर केयर का ऑर्गेनिक, अच्छा उस ब्रांड के लिए हमें बंदा चाहिए था जो जाके डिफरेंट ना दुकानों में, जिस तरह जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनसे जाके बात करे और कहे कि हमने प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्लेस कराने। अच्छा, बंदा की किसकी अपनी ड्रेसिंग क्या है जो आ रहा है मिलने के लिए? फटा हुआ पजामा नहीं होता जैसे नाइट सूट टाइप पजामा, वो यहाँ से चिदा हुआ, नॉट इवन जीन्स, और साथ में टी शर्ट, वो भी मुचड़ी हुई। अगर आप इस तरह आ रहे हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो आप बाहर जाके ब्रांड का क्या हाल करें? नहीं, आप एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि यू डोंट केयर। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि मैंने 4 लोगों से पूछता हूँ कि आप क्या चीज़ देखते हैं, कैसे आप हायर करते हैं, तो 80% वो कहते हैं हम डिसाइड कर लेते हैं द मोमेंट द पर्सन वॉक्स इन। तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की। कागज में तो आप कुछ भी लिख के दे सकते हैं, एक्चुअली आप बंदे को मिलते हैं तो आपको पता चलता है कौन कितने पानी में। तो उन्होंने एक स्टोरी, बड़ी कंपेलिंग स्टोरी शेयर की कि एक हार्वर्ड से, आपको पता है हार्वर्ड इज वे अप देयर, एक पाकिस्तानी था, वो यहाँ पाकिस्तान आया, तो उसने कहा आई हैव अ टिकट, वेयर आई विल गो आई कैन गेट हायर्ड। एटीट्यूड था उसका। तो इसी तरह आया, इसी तरह वो कैजुअल जीन में और कैजुअल टी शर्ट वगैरह में। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने उससे डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा नो, ये बंदा जो है ये अभी एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है हार्वर्ड की इसके पास डिग्री है, लेकिन ही मस्ट शो रिस्पेक्ट। तो मैं ये कहूँगा रिस्पेक्ट शो करना जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब कैसे रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं ड्रेसिंग के साथ, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसे? अब क्या सूट पहनना है, 2 piece सूट पहनना है, मुझे ब्लेज़र पहनना है, मुझे पैंट शर्ट पहननी है, मुझे शलवार कमीज पहननी है, मुझे क्या पहनना है? आपने पहननी तो एक ही आउटफिट है ना, जब जॉब है। अब 10 आउटफिट्स पहन के नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि रिस्पेक्ट शो करने का बेहतरीन तरीका ये है, अगर जॉब अप्रोप्रिएट है, अगर आप फैक्ट्री वर्कर हैं तो फिर तो इट डज नॉट मैटर। अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब पे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो जैकेट इज़ मस्ट।
ब्लेजर जो है वो कम अज़ कम ब्लेजर पहने। अच्छा, साथ साथ हामिद साहब खवातीन का भी बता दें, बिकॉज है। देखिए ना बहुत दफ़ा बच्चियों को समझ नहीं आती कि इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है। जैसे कि मैंने अभी जो पहना हुआ है, ये एक कंफर्टेबल शलवार कमीज दुपट्टा, इट्स नॉट टू, मतलब ये ऑफिस में आप किसी को इंटरव्यू देने के लिए आई थिंक पहन के जा सकते हैं, एक डिसेंट फुली ड्रेस। बट बड़ी दफ़ा बच्चियां जो हैं वो इंटरव्यूज़ के लिए आती हैं और जैकेट पहनी होगी, लेकिन जो नीचे पैंट्स पहनी होंगी वो बटनों वाली, साइडों पे गोल्डन, मतलब यू नो ओवर ड्रेस भी तो नहीं होके जाना ना। देखिए खवातीन की 3-4-5 चीज़ें मतलब बड़ी ईद important वाला है। जोड़ा या किसी मेहंदी पे पहन, किसी की फ्रेंड की मेहंदी पे जो जोड़ा पहना है वो पहन के आप इंटरव्यू नहीं देने जा नहीं दे सकते। सकते। असल में ड्रेसिंग आपको यंग लोग अक्सर समझते हैं जिन बहुत ज्यादा तैयार होके जाना है, ये ओवर ड्रेसिंग भी नहीं करनी ना, ओवर ड्रेसिंग भी नहीं करनी। तो उसमें ये खवातीन के लिए भी अगेन सेम थिंग अप्लाइज कि आपकी जैकेट जो आपको वो पावर दे सकती है, लेकिन जैकेट कैसी पहननी है। लाजमी बात है हम पाकिस्तान में हैं, हम इतनी शॉर्ट नहीं पहनेंगे, बहुत टाइट नहीं पहनेंगे, हमें जो है वो कल्चरली भी और रिलीजियसली भी ओके लगना है। हमारे यहाँ इतने अब डिज़ाइनर्स ने ऐसे कपड़े बनाने शुरू कर दिए। मैंने पूरा एक ड्रामा किया है हमें भाई, जिसके अंदर वो मतलब वर्किंग लेडी है व्हाटएवर, तो इतने लंबे लंबे जो कोट्स होते हैं आपने नीचे बनवा लिए एक जैसे वाइट ब्लैक बेज, और ऊपर आपने कोट्स लंबे वाले, जितने लंबे वाले कोट इतने खूबसूरत लगते हैं, मैं कहता हूं इतने एलिगेंट लगते हैं, सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। अगर आपने वेस्टर्न में जाना है, ईस्टर्न में जाना है तो शलवार कमीज दुपट्टा इज बेस्ट। लेकिन अब उसमें लेकिन ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ना पहने जो इतना फूला हुआ है कि आप इंटरव्यू के दौरान दुपट्टा ही संभाल रहे हैं। प्लीज कपड़े और जूते वो पहन के जाएं जिनमें चल सकते हैं, जिनमें बैठ सकते हैं। जो बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बच्ची आई इंटरव्यू देने के लिए, उस बच्ची से बेचारा ये अपना नेट का दुपट्टा ही नहीं संभाला जा रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती आमिर भाई, वो बात करे वो कुछ करे, अच्छा एक तरफ से दुपट्टा बिठाए वो इधर से फूल जाए, वो इधर से दुपट्टा बिठाए वो इधर से फूल जाए, फिर उसने फाइनली उतारा और कहा आप ही मैं साइड पे रख दूं। अच्छा, उस पूरी इंसिडेंट से इंप्रेशन इतनी अजीब पड़ी कि मैंने तो सच्ची बात है इंटरव्यू पे फोकस ही नहीं किया। सो ये देखें जितनी भी है ना एम्बेलिशमेंट्स जो हैं जिसकी बात कर रही हैं, लेसेस वगैरह हैं, इसके बाद आपके और हैवी ड्यूटी एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं कहूँगा अवॉइड करें। अच्छा, एक और चीज़, बड़े लोग जो है ना अपने फ़ोन्स और अपनी डिवाइसेस को हाथ में लेके जाते हैं और फ़ोन पे गोल्डन नग लगे हुए हैं। आई एम सॉरी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरव्यू के लिए कोई जाता है, अपना वो हेडफोन का केस और मोबाइल सारा कुछ हाथ में, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए गए, जब आपने टेबल पे सामने गोल्डन चमकीला फ़ोन रख दिया, चमकीली एयरपॉड्स रख दिए, चमकीली कोई और चीज़ रख दी, थोड़ा सा अपने आप को समेट के लेके जाया करें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि चमक जो है ना, जो शाइन है, शाइन इज़ चीप। शाइन सिर्फ दो चीज़ों में अच्छी लगती है, गोल्ड में और डायमंड में, अदरवाइज आप कोई शाइन वगैरह जो है ना उसको अवॉइड करें। और एक और बात मैं कहूँगा, ख़ासतौर पर आप खातून फीमेल्स की बात करें इंटरव्यू दें, टाइट कपड़े मत पहन के जाएं। टाइट कपड़े पहनने, लेट मी टेल यू, द गेम इज़ ओवर, द गेम इज़ ओवर। मैंने आज तक अमेरिका में आई स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स देयर, और इवन मैंने वहाँ भी देखा है कि जो खातून, जो लड़कियाँ टाइट कपड़े पहनती हैं, वो यकीन करें कि उनको दे कैन नॉट क्लाइंब अप द कॉर्पोरेट लैडर, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती उनको। एक ये अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, टाइट कपड़े और छोटे छोटे कपड़े और मुख्तसर कपड़े, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए व्यूअर्स, नौकरी जो हमें अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यंग लोग अक्सर जो है ना मॉडर्न होने के उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अजीबोगरीब कभी कपड़े पहन लेते हैं। सिर्फ एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि काम की इन्वायरमेंट में, अनलेस आप किसी फैशन हाउस में काम कर रहे हैं, जी, फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जिस तरह एक लड़का निक्कर पहन के नहीं आ सकता, उसी तरह अगर लड़की जो है लो नेक, स्लीवलेस, पेट नज़र आ रहा है, ज़्यादातर जगहों पे ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं पसंद की जाती। लो नेक तो बिग नो नो है। इवन आप वेस्ट में भी देखें, बैंक वगैरह में भी आप देखेंगे तो ख़वातीन जो हैं, अगर वो कैजुअल क्लोथिंग में भी हैं, तो मतलब पॉइंट सिर्फ इतना है कि देखें जगह देख के कपड़े पहनने हैं आपने कपड़े अपने कपड़ों के हिसाब से लोगों को एडजस्ट ही नहीं करना, क्योंकि एक पूरी एनवायरनमेंट है। और वहाँ की एक ज़माना होता था जहाँ पे बैंक में मतलब हर बंदे की एक यूनिफॉर्म होता था। बिल्कुल। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें थोड़ी कैजुअल हो गई। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, आमिद भाई, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जूते। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि बड़ी दफ़ा लोग बड़े ही अच्छे, मतलब पूरा सूट पहन के आए हुए, नीचे जॉगर पहन के आ जाता है लड़का। मैं कहता हूँ द बेस्ट वे टू रूइन योर आउटफिट इज रॉन्ग शूज पहन लें। तो रॉन्ग शूज पे बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की।
सेल्फ ग्रूमिंग की और किस तरीके से हम अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट करते हैं। हामिद सईद साहब हमारे साथ हैं, इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। अच्छा हामिद भाई, एक और बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी, अभी जैसे ब्रेक से पहले हमने कपड़ों की बात की, फिटिंग की बात की, कि ओवरली फिटेड कपड़े नहीं पहनने, अपने जिस्म के हिसाब से कपड़े बहुत सारे लूज भी नहीं पहने, ये भी ना लगे टेंट थैला पहन के आए, कुछ मतलब वेल स्टिच्ड, आपको जो कपड़े सूट करें, आपकी बॉडी शेप के ऊपर सूट करने चाहिए। होता यह है कि जब वेट पड़ा हुआ होता है तो अक्सर लोग बहुत फिटेड कपड़े पहन लेते हैं कि हमारा वेट इसमें छुप जाएगा, लेकिन होता यह है कि जितने फंसे हुए कपड़े पहनते हैं उतने ही ज्यादा रोल बन जाते हैं, सो वो नहीं अच्छा लगता। जूते कितने इंपॉर्टेंट हैं? जूते इंतहाई इंपॉर्टेंट, और हेयर कट पे भी मैंने बात हेयर कट पे बात करते हैं। पहले जूते पे मैं लेट्स से 2 पीस सूट की बात करता हूँ कि 2 पीस सूट जो है, इसको जो बेस्ट इसके लिए जूते हैं वो हैं ऑक्सफोर्ड के शूज़, लेस अप शूज़। पूरी दुनिया में आप जितने देखें पावरफुल लोग हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ कंट्रीज़ हैं, दे ऑलवेज डू दैट। अगर आपके साथ मिकेशन टाइप की या लोफर टाइप की अगर आप जूते पहनते हैं या बड़े जिस पे एम्बेलिशमेंट हुई है, वो क्योंकि सूट इज़ द मोस्ट सीरियस गारमेंट यू कैन एवर वेयर, द मोस्ट पावरफुल गारमेंट यू कैन एवर वेयर, एंड इट नीड्स पावर ड्रेस शूज़, तो वो हैं ऑक्सफोर्ड के शूज़ हैं। अच्छा, इसी तरह सबसे बड़ी मिस्टेक होती है शलवार कमीज़ के साथ। शलवार कमीज़ के साथ लोगों ने बहुत मजाक किया हुआ है, उन्होंने जॉगर्स पहनने शुरू कर दिए हैं। अब आप तो अगर एक सेलिब्रिटी हैं एंड यू हैव यू कैन गेट अवे विद दैट, देन दैट्स फाइन। लेकिन आप इफ़ यू आर दैट्स ए कॉमन पर्सन, तो उसमें यह है कि आपने जो है शलवार कमीज़ के साथ आपने या तो पेशावरी चप्पल पहननी है, दैट लुक्स वेरी नाइस। दूसरा यह है कि अगर आपने लोफर्स पहने, हमारे पास व्यूअर्स तस्वीरें भी हैं, वो साथ साथ हम देखते रहते हैं, इंटरव्यूज़ एंड ऑफिस गोइंग की कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी, साथ साथ ये भी डिस्कस। तो इंटरव्यू की ड्रेसिंग में तो मैंने कहा कि जैकेट है, यहाँ अगर पिक्चर देख रहे हैं तो जैकेट उसके साथ होगी, उसके साथ आप टाई लगा सकते हैं, टाई नहीं भी लगा सकते अगर आपने ज़्यादा फॉर्मल लगना है। ब्लू ब्लेज़र जो है वो बेस्ट है, वाइट शर्ट इज़ बेस्ट। उसके बाद आपके यहाँ पे ये देखें, ये पिक्चर्स, हाँ ये ब्लू, ये एक्चुअली ब्लू ब्लेज़र, ब्लू एक्चुअली सूट दिखाया गया है, ये It's a blue suit with a blue मतलब टाई एंड ब्लू। अब देखें ना, ब्लूज के साथ खेला है हमने। हाँ, तो उसमें यह है कि आप जैसे सूट्स हैं, तो सूट्स में 4 ही प्रेडोमिनेंट कलर्स हैं जो आपको उसमें पहनने चाहिए। एक है डार्क नेवी, दूसरा ब्लैक, और तीसरा चारकोल ग्रे, और चौथा है मीडियम ग्रे। इसके अलावा आप कोई और कलर ना एक्सपेरिमेंट करें, दीज आर द बेस्ट कलर्स। और पैंट्स में अगर आपने कॉम्बिनेशन में पहनना है ब्लेज़र के साथ, ब्लू ब्लेज़र के साथ, तो ग्रे पैंट बड़ी अच्छी है। इसके अलावा एक होता है ब्रिटिश टैन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो लाइट कलर नहीं होता, दैट लुक्स वेरी नाइस। उसके साथ शूज़ जो हैं, अगर आपने ब्लेज़र के साथ पहनना है तो आप लोफर्स पहन सकते हैं, लेकिन वो भी इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लिप ऑन वगैरह नहीं होने चाहिए। तो दैट्स द स्टोरी विद द शूज़। और जैसे मैंने कहा था शलवार कमीज़ में यह है कि आप चप्पल पहन सकते हैं, पेशावरी चप्पल पहन सकते हैं, या फिर आप जो है अच्छे लोफर्स हैं जो कि उसके साथ बड़े अच्छे, उसमें भी आपने चूज़ करना है कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले और बहुत ज़्यादा क्लिप ऑन वगैरह ना पहने। अच्छा, हेयर कट्स के बारे में मुझे बताएं। हेयर कट अच्छा, प्रोफेशनल होनी मैंने चाहिए। ऐसे लोगों को देखा है, देखिए बाल एक बड़ी पर्सनल चीज़ है और लंबे बाल भी बड़े अच्छे लगते हैं मर्दों पे। मुझे मर्दों पे लंबे बालों से इशू नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़रूर इशू है कि अगर आपके बाल लंबे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे आप अभी सो के उठ के आए हैं, पूरी आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आपने सूट पहना हुआ है, ब्लेज़र आपने पहना हुआ है, आपने जूते भी बड़े अच्छे पहने हुए हैं, आपकी यहाँ से नीचे तक बिल्कुल परफेक्ट लुक है, लेकिन आपके सिर पे एक घोंसला है। एक तो लंबे बाल अगर करने हैं तो फिर उनको संभालना भी आना चाहिए, मैनेज करके रखें प्रॉपर। और अगर चले आपने जूड़ा बना लिया, अपना बन बना लिया, या आपने अपनी पोनी बना ली, उतनी तो समझ आती है, लेकिन जब नगों वाले हेयर बैंड के लड़के आ जाते हैं ना, और पूरा आपने एक ऑफिस की फॉर्मल लुक के साथ आपने हेयर बैंड लगाया हुआ है, वो नहीं, इट्स बिग नो। देखिए हेयर जो है, पहले मैंने कहा कि प्रोफेशनल होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें ना आई वुड से कि एक अच्छे स्टाइलिस्ट से, जो हेयर स्टाइलिस्ट है, उससे आप ले लें, मशवरा ले लें कि आपका फेस शेप कैसा है, आपका फोरहेड कैसा है, आपके ऊपर कौन सी स्टाइलिंग अच्छी लगेगी। लेकिन प्रोफेशनली जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बाल जो हैं प्रोफेशनली जो हैं वो मैन वुमेन डजंट मैटर। अच्छा, अगर आपने फेशियल हेयर है तो फेशियल हेयर में जैसे अगर आपने को बियर्ड रखी हुई है या आपकी मस्टच वगैरह है, तो वो बुशी नहीं होनी चाहिए, वो सारा नहीं कि भाई इतना स्प्रेड आउट है, उसको नीटली ट्रिम्ड होना चाहिए। तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर्ली ट्रिम्ड और ख़वातीन के लिए तो मैं स्पेशली ये कहूँगी कि प्लीज़ कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल बना के इंटरव्यू पे मत जाएं, वो बड़ा ऑड लगता है। सिंपल लुक के साथ जाना चाहिए और ग्रूम्ड। अब जैसे कि अगर मेरे बाल अभी ऐसे बने हुए हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरे इंटरव्यू के दौरान
यही कर रही हूँ, हाँ, नहीं यही कर रही हूँ, जो बहुत सी लड़कियां करती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि किसी लड़की ने नया नया ब्लो ड्राई कराया है और अब वो चली गई है अपने इंटरव्यू के लिए और पूरे इंटरव्यू में बस यही हो रहा है और लड़कियां ऐसे ऐसे बाल अपने कर रही हैं और मैं आगे से शक्ल देख रही हूँ कि पुत्र वाल छड़ दे, गल कर ले। और वैसे भी ये पता है बॉडी लैंग्वेज में ना जब आप बहुत सारे अपने बालों वगैरह को टच करते हैं, अपने क्लोथ को बड़ा टच करते हैं, तो इट्स नॉट कंसिडर अप्रोप्रिएट। पर ख़ास तौर पे कपड़ों को भी आपने ज़्यादा टच नहीं करना। अगर आप टच करते हैं तो आपको समझा जाता है कि यू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या तो आपने जितना अपनी बॉडी जितनी भी बाल वाल सारी चीज़ें आप चाहें या कंपोज हों, वेल कंपोज हों, बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें। बताओ, इंसान अगर इंटरव्यू के लिए तैयार पहुंचता है ना और आपने अपने वो जो होता है कवर लेटर है उसमें आपने झूठ नहीं बोला होता तो ज्यादातर आप कॉन्फिडेंट ही होते हैं। मसला तब होता है जब आपने उसमें गलत बयानियां की होती हैं और आपको डर ये लग रहा होता है कि कहीं आप पकड़े ना जाएं। सही है, मसला सिर्फ तब बनता है। वरना आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंटरव्यू उस बंदे के लिए आसान तरीन चीज़ है जो बंदा प्रॉपर तैयारी के साथ जाता है, और जो बंदा प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं जाता उसके लिए सबसे अजियतनाक चीज़ है एक इंटरव्यू। राइट। तो देखिए उसको आपने इज़अप करना है तो ठीक है, आपने यू हैव द राइट CV, यू क्वालिफाइड एंड एवरीथिंग, लेकिन साथ में आपकी ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट हो तो देन आई थिंक यू विल हैव ईजी टाइम देयर। अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो देन आप एंक्शस होंगे और आप आप लगेगा जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप यू आर नॉट श्योर अबाउट योरसेल्फ, तो हूज़ गोना हायर यू। फैशन मिस्टेक्स भी कुछ लोग करते हैं, अपनी तरफ से बड़ा कूल बन के जा रहे होते हैं लेकिन वो ज़रा उल्टा पड़ जाता है कभी। फैशन मिस्टेक्स तो इतनी हैं जिसकी मैं इफ़ आई वाज फैशन पुलिस हियर इन पाकिस्तान में ख्याल आई वुड बी अ मिलियनेयर हियर। तो एक दो मिस्टेक्स हैं, वो तो बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं ना। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है एंड आई थिंक इट्स वेरी एम्बैरसिंग मिस्टेक, वो ये है कि जब आपने सूटिंग खरीदी है, जैसे 2 पीस सूट खरीदा है या कोई और गारमेंट खरीदा है, तो ब्रांड का नाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप जा रहे हैं वो ब्रांड का नाम साथ में लेके। बल्कि मैं ऐसा हुआ, एक मैं एम्पोरियम में गया तो उधर एक बड़ी नाइस फैमिली आ रही थी, दूर से बड़ी अच्छी लगी, वेरी वेल ड्रेस्ड। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार वाइफ भी बड़ी वेल ड्रेस्ड है, बच्चे भी वेल ड्रेस्ड हैं, और वो भी ही वॉज वॉकिंग लाइक ही वॉज ए पीकॉक, तो उसकी भी बड़ी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सी। जब करीब आया तो मैंने देखा तो उसने वो जो था लेबल जो था ब्रांड का लगा हुआ था। तो देखें वो तो एक हैंगर पील के लिए होता है, वो स्टोर के लिए है, उसको ऐसे लूज सा थ्रेड होता है तो उसको आप निकालते। एक तो ये है। दूसरा ये कि सैंडल्स के साथ सॉक्स मत पहने प्लीज़। I mean, I know what you body language आपको बता रही है, but people do that। आंखों में मेरे कुकरे पड़ गए थे। हर लड़की ने जुराबे पहनी हुई थी, सॉक्स भी नहीं, जुराबे पहनी हुई थी सैंडल्स के साथ। That's like I think the very big mistake। अच्छा फिर आप देखें टाई अच्छा, की, बंदों ने भी ना वो खिच खिच वाली चप्पल नहीं होती, वो क्या होती है वो जो वो एक चप्पल, आपको पता है मैं इसकी बात कर रही हूँ, जो इस तरह करके ये 2 स्ट्रैप से आप वेलक्रो करके, बच्चे भी उसी तरह की पहनते हैं। बड़े भी ना वो वाली जाके खरीद लेते और वो जराबों के साथ पहन लेते, मर्द भी और औरतें भी। चेक करूँ, बंदों ने तो कुछ ऐसी हरकत नहीं की हुई अभी। अच्छा, अभी नहीं की। अच्छा टाई लेंथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें बड़ा अच्छा टाई की तो किसी को नहीं समझ आती, कभी वो पतली आ जाती है, कभी मोटी आ जाती है, 1 नॉट है, 2 नॉट है, किसको क्या पता भाई। हाँ, तो उसमें देखें साइंस है, तो साइंस समझा देता हूँ कि तो पहले तो नॉट की बात कर लेते हैं, ठीक है। डबल नॉट लगानी है, सिंगल नॉट लगानी है, दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाई कि आपका जो कॉलर शेप वो क्या है। अगर तो आप फ्रेंच कॉलर पहन रहे हैं जो बड़ा ऐसे करके होता है बिल्कुल वाइड, तो फिर डबल नॉट लगाएं। अदरवाइज दूसरे कॉलर जैसे मैंने लगाया तो सिंगल नॉट इज़ द बेस्ट। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि बेशुमार लोग हैं टाई की लेंथ उनके यहाँ बेली बटन तक आई होती है। हाँ। तो उसकी प्रॉपर ये है कि जो आपकी बेल्ट है, बेल्ट के बकल को टच करनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है। अगर उससे नीचे गई तो लंबी हो गई, उससे कम हुई तो वो शॉर्ट है। शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जो विड्थ की बात की है, टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि आपको फैशन ज़माने में तो वो इतनी पतली सी एक रोप सी लगती है, रस्सा सा आ जाता था और मैं कहती थी नहीं अभी भी कई लोग यंग नहीं, करते मैं हैं। अक्सर कहती हूँ फांसी के लिए क्या है। जी एग्जैक्टली। तो उसमें यह है कि इसमें आपको थोड़ा फैशन का ख्याल रखना चाहिए। ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड ये है कि 2.5 इंच से लेके 2.75 इंच जो इसकी वाइडेस्ट पार्ट है विड्थ का, वो होना चाहिए। उससे बड़ी होगी तो फिर आप ऐसे लगेंगे जैसे डायनासोर एज से हैं। कई लोगों ने टाई लगा दी है आजकल, तो ऐसा लगता है बिब पहनी हुई है, बहुत चौड़ी टाई है। हाँ, बट अच्छा है ना, खाना शाना अगर गिरेगा तो शर्ट पे नहीं गिरेगा ना, फिर आपके बिब पे गिरेगा। वो बिब भी लगता है। राइट।
तो उसका ख्याल रखें। अच्छा, अब ये देखें कि अगर बॉडी शेप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत बल्की हैं, यू आर बिग गाय, आपकी 50 चेस्ट है, 56 चेस्ट है, तो अगर आपने 2.5 इंच की भी अगर वाइड लगाई है तो लगेगा ऐसे कि आपने एक रस्सी सी लगाई है, क्योंकि वो प्रोपोर्शन की बात है ना। देखिए, बॉडी टाइप, बॉडी साइज, एक और चीज़, बहुत से लोग जो हैं वो पैंट नई खरीदने के लिए जाते हैं और अपने से एक साइज छोटी खरीदते हैं। कमीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आपका साइज है, आप लार्ज लेके आ गए हैं, फिर आप उसमें फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही। वो साइकोलॉजिकली अपने आप को बूस्ट देने की कोशिश करते हैं। ये बाय द वे एक चीज़ जिससे हमें व्यूअर्स प्लीज़ आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, लेबल पे क्या लिखा हुआ है प्लीज़ भूल जाएं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती हूँ तो उनमें मैं स्विमिंग कर रही होती हूँ, और कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें स्मॉल मुझे टाइट है। सो हर ब्रांड का अपना ही कोई हिसाब किताब होता है चीज़ों का। कपड़े ट्राई करके ख़रीदा करें, खुदा का वास्ता है, ट्राई किए बगैर मत लिया करें। ट्राई किए बगैर, आप हर ब्रांड का लार्ज एक जैसा नहीं है। अच्छा, पैंट की आपने बात की, इसमें मैं आपको एक और जनरल रूल बता दूं। जो जीन्स है ना, जीन्स, उसमें उन्होंने 2 इंच का जो है ना उसको मिनिमाइज़ करके दिखाया होता है। यानी जो 38 की जीन है, एक्चुअली वो 40 की जीन है, लेकिन उस पर 38 लिखा था, 38 लिखता है। अच्छा, अब मर्द रात कहते हैं वो आई एम 38, तो जब वो आते हैं सिलवाने के लिए, जो एक्चुअली ड्रेस पैंट लेते हैं, तो उस वक्त की 40 होती है। तो एक्चुअली वो हैं फील गुड साइजेस, इन्हें हम फील गुड साइज कहते हैं। भाई बात बड़ी सिंपल है, आपने जब कोई चीज़ बनवानी है अपने नाप से बनवाएं। अपने नाम से नहीं। अब अच्छा, मैंने ये भी देखा है, टेलर कह रहा है कि जी ये 32 है, तो अगला कह रहा है नहीं मेरा तो 28 है। हाँ, यही बात ओ मैं कह भाई, इंची टेप झूठ बोल रही है। जी नहीं, बट यही चीज़ है ना कि ज़बरदस्ती। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती थी अपने टीन्स में, तो अब इस उम्र पे मैं एक्स्ट्रा स्मॉल ही पहनना चाहती हूँ। देखिए, साइज बदलता है, बॉडी शेप बदलती है। अब मेरा वज़न बच्चों से पहले से कम का है, यानी कि बच्चे जब मेरे अभी नहीं हुए थे तो उससे कम है मेरा वेट, लेकिन मेरी बॉडी शेप मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि वक्त के साथ हामिद भाई, मर्द औरत शेप चेंज होती है। बहुत से मर्दों के पेट हैवी होना शुरू हो जाता है, उनका पेट निकल आता है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जिनकी लोअर बॉडी हैवी हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी सिर्फ अपर बॉडी हैवी हो जाती है। अब उन्होंने भी तो कपड़े पहनने हैं ना, ऐसे ही है, पहनने हैं। और आप वो कपड़े तो नहीं पहन सकते जो आप 18 साल की उम्र में। लेकिन उसमें पता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो ज़रा हैवी हो जाते हैं सारा, वो वेट करते हैं कि जब मेरा वेट लूज होगा फिर मैं कपड़े खरीदूंगा। तो एक्चुअली ना वो किसके पास इतना टाइम है। लोग, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार एक बात बताएं कि आप जॉब पे जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी मिल रहे हैं, तो मैंने कहा वर्ल्ड को आप होल्ड में नहीं कर सकते। तो जो आपकी आज की बॉडी है ना, उसके मुताबिक आपके पास फ्लैटरिंग कपड़े होने चाहिए। और प्लीज़ जो बेसिक्स हैं, मैं ख़वातीन को भी कहती हूँ, मर्दों को भी कहती हूँ, अपने नाप के कंफर्टेबल। जैसे कि लेडीज़ को हमेशा मैं कहती हूँ कि ट्राउज़र्स या शलवार आपके पास बेज, ब्लैक एंड वाइट, ये तीनों कलर्स में होनी चाहिए। दुपट्टे भी 3 शिफॉन के, ब्लैक, बेज एंड वाइट आपके पास होना चाहिए। जब आप ये 3 शलवारें पहनते हैं और 3 आपके पास दुपट्टे आ जाते हैं, सिंगल किसी कलर की आप शर्ट्स भी अगर ले लेते हैं किसी भी दुकान से जाके, आपके 15 आउटफिट निकल आते हैं। एक्चुअली ये कैप्सूल वार्डरोब का कॉन्सेप्ट है कि बेसिक्स आपके सारे होने चाहिए, और बेसिक से आप कॉम्बिनेशन ज़्यादा करें। उसके साथ फिर आप ख़वातीन के लिए तो ये है ना, ज्वेलरी भी है, मेकअप भी है, तो यू कैन बहुत सारे कॉम्बिनेशन। मर्द हज़रात भी अगर 2 अच्छी जीन्स ले लेते हैं और 3 अच्छे ट्राउज़र, 2 ब्लेजर ले लेते हैं, 4-5 अच्छी शर्टें बना लेते हैं, तो उनकी बाहर जाने की वार्डरोब मुकम्मल है। हाँ, मुकम्मल है। जैसे मैं कहता हूँ 4 सूट्स हैं, जो 4 बेसिक सूट्स हैं, 4 हों, 8 शर्ट्स हों, तो 32 यूनिक कॉम्बिनेशन तो वहीं बन गया। क्योंकि बात ये कि अगर आप ट्राउज़र भी ऐसी बनवाते हैं जो आप सूट के बगैर भी पहन सकते हैं, तो आप मतलब कि जैकेट के बगैर भी पहन सकते हैं, तो आपके ब्लेजर भी अलहदा 4 हो गए, ट्राउज़र भी आपके अलहदा हो गए, सूट भी आपके हो गए, आगे से आप डिफरेंट शर्ट्स, डिफरेंट टाइज के साथ पहनते हैं। मर्दों के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जूते, शर्ट्स, ब्लेजर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ये आप एक सर्टेन मिकदार की लेके रख लें, उसके बाद आप ऐड करते रहें। और अगर आपका बॉडी टाइप और बॉडी साइज चेंज हो गए, व्यूअर्स अगर आप एक साइज बड़े हो गए तो फिर कपड़े एक साइज बड़े ही खरीदें। एंड में आप व्यूअर्स को पैगाम क्या देंगे? पैगाम ये है कि देखें, ये आपके पास ये नहीं कि एक दिन अच्छा लगना आपने हर रोज़ अच्छा लगना है। तो सिग्नेचर लुक होनी चाहिए आपकी, चाहे आप कैजुअल में जाएं, चाहे फॉर्मल में जाएं, पता लगना चाहिए कि आप आ गए हैं। तो उसके लिए 4-5 चीज़ें हैं सिग्नेचर लुक के लिए। एक तो यह है कि आपकी कलरेशन में जो आपकी कम्प्लेक्शन वगैरह है उसके मुताबिक कपड़े होने चाहिए। दूसरा, आपकी बॉडी फिजिक के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। तीसरा, कपड़े आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करने चाहिए। चौथा, आपके प्रोफेशन के मुताबिक उसके कंपेटेबल कपड़े होने चाहिए। और पाँचवा, आपकी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। तो जो भी आइटम आप लें तो आप देखें कि क्या ये जो क्राइटेरिया पूरा करती है,
और उसके बाद आप बेसिक कलर्स में रहें तो आप जो है वो वार्डरोब कॉन्सेप्ट जो है वो कैप्सूल वार्डरोब कॉन्सेप्ट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन मेक श्योर कि जब सुबह तैयार हों तो मिरर में देखें, अपनी वाइफ से ना पूछें मैं कैसा लग रहा हूँ, या अपने किसी भाई से ना पूछें उसने क्या कहना, उसने कहना ओ आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप मिरर में देखें, मिरर विल नेवर लाई। तो आप देखिए क्या आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप कामयाब लग रहे हैं, आप सक्सेसफुल लग रहे हैं, आप क्रेडिबल लग रहे हैं, आप पावरफुल लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे तो फिर जाके चेंज करें, कपड़े चेंज करें। तो दैट्स द मैसेज दैट एवरी डे यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस। और इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमने पर्सनली भी अच्छे अखलाक की बात की, फिर हमने सेल्फ ग्रूमिंग की भी बात की। फिज़िकल ग्रूमिंग अपनी जगह, अच्छा अखलाक अपनी जगह, लेकिन बचपन में जो हमारी तरबियत की जाती है और बचपन में जो हमारी ग्रूमिंग की जाती है, और एक टाइम आता है जो 12 से लेके 18 साल की उम्र का होता है व्यूअर्स, वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। उसमें आपकी ग्रूमिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो या तो बूस्ट अप हो जाती है या अंडर प्ले हो जाती हैं। इस पे बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, ये वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है, अफसोसनाक बात ये है कि हमारे यंग लोगों में ही ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लैकिंग है या थोड़ी सी स्क्यूड है। अगर एक इंसान की सेल्फ इस्टीम, यानी कि इंसान एहसास कमतरी का शिकार है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसकी अपनी इमेज अपने बारे में इतनी नेगेटिव है, तो वो दुनिया में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा या कर पाएगी। पता नहीं क्या इशू है। हम छोटे होते थे तो आई रिमेंबर कि अभी उम्र भी नहीं आती थी इंटरव्यूज़ वगैरह देने की, मतलब अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाला टाइम भी नहीं आया होता था, तो माँ बाप कहना शुरू हो जाते थे कि इस तरह के कपड़े पहनोगे तो कौन नौकरी देगा, अगर इस तरह से जवाब दोगे किसी को तो कौन तुम लोगों से सीधे मुंह बात। मतलब हमें बड़ा ग्रूम करने के ऊपर घर पे ही मेहनत शुरू हो जाती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चों को ये तमीज़ नहीं सिखाई जाती कि कोई बड़ा कमरे में अंदर आया तो खड़े हो जाओ, उसको सलाम करके मिल लो। तो अब ये जो सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम का मसला है, ये क्या घर से शुरू हो रहा है? ये सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम बन रही है? दुनिया एक्चुअली बदल गई है और अब क्या फ़र्क नहीं पड़ता? इस पे थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे कुछ पढ़े लिखे लोगों से हम। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक हमारे साथ हैं। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यू आर ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड विजिटिंग रिसर्च साइंटिस्ट हैं एट यॉर्क यूनिवर्सिटी कैनेडा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा के साथ हमें ज्वाइन किया है फैज़ान खालिद ने। आप एजुकेशनिस्ट हैं एंड करंटली यू आर सर्विंग एज डायरेक्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैज़ान, आप तो मैं बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ही लोग आते हैं कि अब हम क्या करें हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो अगला कहता है पहले अपने आप को तो सीधा कर लो फिर काम भी करा लेंगे। देन वी हैव विद अस फुरकान असलम, जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है लोगों के साथ, क्योंकि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, और सेल्स एंड मार्केटिंग का तो काम ही हेलो हाय, लोगों से मिलना, लोगों से कम्युनिकेट करना है। और अगर आप में सेल्फ इस्टीम की कमी है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या आपकी सेल्फ इमेज बुरी है, तो ये काम तो आप कम से कम नहीं कर सकते। आप ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। आपसे ही बात शुरू करते हैं और फिर विल कम डाउन। देखिए, शोज़ में अक्सर ये बात होती है तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल बहुत से बच्चे कागज़ पे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो रेज़्यूमे या सीवी या आपका जो भी मतलब प्रोफाइल, अब तो कहते हैं प्रोफाइल अपना भेज दें। पहले हम छोटे होते थे तो आपका रेज़्यूमे होता था, फिर सीवी कहना शुरू हो गए लोग, जो भी वो जो एक पर्चा जाता है आपकी आपके बारे में जो बताता है लोगों को, उस पर लिखी बड़ी इंप्रेसिव चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो बच्चा सामने आता है और उसे कुछ बोलना पड़ता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि आप वही हैं जिसने ये सारा कुछ किया है। क्या मसला है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो अपीयरेंस है और आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये एक प्रॉपर पैकेज होता है। इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस है तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कैरी नहीं कर सकते। ये बड़ा मैटर करता है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैरी कैसे करना है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि आपके चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती हैं। जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि बचपन में ही वालिदैन टोक देते थे या बात कर लेते थे,
सो ये बचपन से स्टार्ट होनी चाहिए। स्कूल वाले कितना डांटते थे, स्कूल वाले टीचर्स exactly कितना डांटते थे। अब आपकी स्कूल में याद है जिसका यूनिफॉर्म सबसे अच्छा होता था या सबसे नीट होता था उसको अवार्ड दिया जाता था, और जो अपनी ग्रूमिंग का ख्याल नहीं रखता था उनको स्लिप दी जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। अब तो किसी बच्चे को कह दो कि पुत्र नेल पॉलिश क्यों लगा के आए हो स्कूल, तो वो उनके माँ बाप आ जाते हैं इज्जत करने के लिए टीचरों ये की। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा जबरदस्त ये बात की है। देखिए बड़ा हमारे मुआशरे में ये बहुत जरूरी है। हाउ डेयर यू टेल माई चाइल्ड नॉट टू वेयर नेल। मैं बैठी हुई थी, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस थी, और एक माँ को एक टीचर ने कहा कि जी हम स्कूल में नेल पॉलिश नहीं अलाउ करते हैं, तो आपकी बच्ची कितनी बड़ी है, 6 साल की, 6 साल की बच्ची के लिए कह रही है कि वो बच्ची नेल पॉलिश लगा के आती है। तो हमने रिक्वेस्ट करनी थी कि वो बंदी खड़ी हो गई और उसने बकायदा बेइज्जती की टीचर की मेरे सामने। हु आर यू टू टेल मी, तुम कौन हो मुझे बताने वाले, तुम कौन हो, मतलब आप टीचर को तुम कह रहे हैं सारे बाकी माँ बाप के साथ, तुम कौन हो मुझे ये कहने वाली कि मेरी बेटी नेल पॉलिश नहीं लगाएगी, वो लिपस्टिक भी लगाएगी, वो ब्लश ऑन भी लगाएगी। अच्छा वो पूरा मेकअप बताना शुरू हो, शक्ल देख रही हूँ कि बीबी उसने तो सिर्फ कहा है बच्ची को नेल पॉलिश नहीं लगानी, स्कूल नहीं इजाजत देता। क्या हमारे वक्त और क्या अब ये वक्त। जी ये देखिए जी, किसी लोग समझते हैं कि अगर माशरा मॉडर्न हो गया या टेक्नोलॉजी आ गई है या सोशल मीडिया आ गया तो बेसिक्स चेंज हो गई हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, बेसिक्स हमेशा सेम रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी कंटिन्यूशन जो है वो जारी और सारी रखना बड़ा ज़रूरी है। हमारे तलीमी इदारे, हमारे पेरेंट्स का रोल, देन माशरे का रोल, फिर आपके मुल्क का रोल, ये बड़ा मैटर करता है। आप ये देखें कि कहीं पे भी आप जाएं तो अब वो जो आप बात कर रही हैं कि वो पर्सनैलिटी और वो जो पेपर का क्लैश है वो नज़र आ जाता है। वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करके तो बहुत सी चीज़ें लिख लेंगे उस पेपर में, लेकिन ये बड़ा मैटर करता है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को किसी के आगे प्रोजेक्ट कैसे किया है। आप जितना अच्छा उसको प्रोजेक्ट करेंगे वो ये परसीव करवाएगा अगले बंदे को कि आपके घर का माहौल अच्छा था, उसकी तरबियत अच्छी हुई, आपकी तलीमी इदारों ने आपकी अच्छी तरबियत की, आपका सोशल सर्कल अच्छा है उसने आपकी तरबियत की, आपके माशरे ने आपकी तरबियत की। वो पूरा एक पैकेज अगले बंदे को परसीव होगा, अगला बंदा उसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको अपॉर्चुनिटी का मौका देगा। ठीक है जी, फैजान आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जी मुझे लगता है कि अगर हम इस पूरे चीज़ को देखें तो कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। आजकल अगर हम अपनी जनरेशन को देखें ना तो हमारे लिए जो विंडो टू द वर्ल्ड था वो हमारे पेरेंट्स थे और हमारे स्कूल था। बट आज सोशल मीडिया एंड स्क्रीन टाइम हैज़ रियली टेकन अ फ्रंट हेड, और वो इतनी सी दुनिया थी हमारी जी, और उस मुख्तसर सी दुनिया के अंदर हम बहुत मसरूफ थे, हम बहुत बिजी थे जी। कभी कहते थे माँ बाप को जाके आई एम बोर्ड तो छितर आ जाता था हाथ के अंदर। अब तो वो छितर की तरफ बेचारे माँ बाप देखते हैं तो पुलिस को फोन कर देते हैं कि मेरे माँ बाप ने छितर की तरफ देखा था, इनको आके पकड़ लो। जी बिल्कुल, एज आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ जी, एज अ पेरेंट अब हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें एज अ पेरेंट ये भी देखना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं एज अ स्क्रीन टाइम, ये नहीं कि वो सिर्फ हम उसको कहें कि तुम सोफे पे बैठे रहो, हमें उसको ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव हमें नज़र आता है वो स्पोर्ट की फॉर्म में। अगर हम टीम स्पोर्ट को, अगर हम बच्चे को कहें कि तुम कहीं पे जाके फुटबॉल खेलो, तुम कहीं पे जाके क्रिकेट खेलो, तो वो और 10-12 लोगों फैजान स्मॉग का क्या होगा, एलर्जीज का क्या होगा? हमारा बच्चा धूप में नहीं जा सकता, उसको धूप से एलर्जी है। जी। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हमजा के पैदा हमजा मेरा बेटा माशाल्लाह 18 साल का है, हसन 7 साल का है, नूरबानो 3 साल की है। Right. अब क्योंकि एज डिफरेंस है ना, उसको पालते हुए, हमजा को पालते हुए इतना चिल सीन था। अब इन दोनों की बारी समझ नहीं मुझे आती। अगर मैं गेट टुगेदर रखना भी चाहती हूँ कि सारे बच्चे आए, प्ले डेट है, किसी का बच्चा जंपिंग कासल पे नहीं जंपिंग कर सकता क्योंकि उसको जंपिंग की नहीं इजाजत, कोई पानी में नहीं जा सकता क्योंकि पानी से फलां चीज हो जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये, लेकिन जी सब कुछ पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। ये आई एम आल्सो अ पेरेंट, यू आर आल्सो अ पेरेंट। हम आजकल आसानी से ये बच्चों पे डाल देते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और साथ में ये कहूँगा कि सेल्फ इस्टीम इस्टेब्लिश करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करना भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने बच्चे को पानी का गिलास नहीं उठाने दे रहे, हम उसको कपड़े नहीं उसके संभालने दे रहे, हम उसको हर तरह से पैम्पर कर रहे हैं, उसका हर तरीके से ध्यान रख रहे हैं,
तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। अगर हम उसको हर तरफ हर टाइम ये कह रहे हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें इसका नहीं पता, तुम्हें उसका नहीं पता, तो उनका सेल्फ इस्टीम जो है वो हम देखते हैं कि नेगेटिवली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो एज़ पेरेंट्स हम उनके सेल्फ इस्टीम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हम कैसे उनको जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, एक अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं ताकि उनको लगे कि येस आई कैन डू इट। इसी की तरफ मैं आना चाहती हूँ, बट उससे पहले डॉक्टर साहिबा आपसे मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी। देखें आपका एक बाहर का भी एक्सपोजर है, यहाँ का भी है। अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो वेंट टू कॉलेज इन कैनेडा, आई वेंट टू वेस्टर्न। सो बात ये है, एंड आप क्योंकि यॉर्क में, मतलब क्योंकि आपका आना जाना रहता है, देखिए कनाडा के, अमेरिका के, यूरोप के, उधर के तकाजे फ़र्क है, उनके बच्चों की भी अपब्रिंगिंग फ़र्क है वहाँ पे। जब हम वहाँ की वैल्यूज़ को यहाँ पे इनकलकेट करना चाहते हैं, बाय द वे आई एम अ वेरी मॉडर्न, बहुत से लोग कहते हैं तुम बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो, तो हूँ मैं उस लिहाज से, लेकिन इवन आई एडमिट कि हर चीज़ वहाँ की यहाँ ट्रांसलेट नहीं कर पाती। मेरा ख्याल में अच्छी चीज़ें हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। हम लोगों के वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स में उस तरह कंपटीशन नहीं है। द थिंग दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी ऑफ आवर यंग जनरेशन इज़ कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन। भाई ने तो ये कर लिया, बहन ने तो ये कर लिया, तुम्हारे इसमें क्यों कम ग्रेड्स आए हैं, और फिर आपके दूसरे लोगों के साथ, बच्चों के साथ कंपैरिजन। ये OA लेवल्स में जाके आई हैव सीन पेरेंट्स देमसेल्व्स गोइंग berserk। डॉक्टर साहिबा, रैट रेस इसी शो पे 20 दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि कितनी बड़ी ज्यादती है कि एक तरह से आप बच्चों को ना अपने सोशल मीडिया के चौराहे पे खड़े कर देते हैं। इसके 5 A's आए हैं, 2 B's आए हैं, 1 C आया है, वेरी बैड C नहीं आना चाहिए था। इसके 6 A's आए हैं, 2 B's आए हैं, इसके बड़े अच्छे नंबर हैं। अच्छा, पेरेंट्स ने एक तो क्लास में वैसे ही मुकाबलेबाजी, अब अपने सोशल मीडिया पे लगा के, मतलब बच्चों को तो मौका ही नहीं मिल रहा सांस लेने का। दिस इज समथिंग दैट द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड। पेरेंट्स जब बच्चे को इतना कंपैरिजन में डालेंगे तो बच्चों की मोटिवेशन भी कम होगी। हर बंदा स्ट्रेट ए स्टूडेंट नहीं हो सकता। अगर आपके 3 बच्चे A स्टार स्टूडेंट्स हैं तो मेरे तीनों बच्चे नहीं हैं A स्टार स्टूडेंट। व्हाई डोंट पीपल रियलाइज कि एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट एप्टीट्यूड, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, डिफरेंट करियर्स उनके लिए बेहतर हैं। अब बच्चे को पहले से ही हमारे दौर में कह देते थे, अब तो शायद नहीं कहते होंगे, जी आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब देखिए, आप बच्चे की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को माइंड में नहीं रख रहे। अगर एक बच्चे में, आई हैव सीन चिल्ड्रन स्ट्राइविंग टू एंटर इनटू बिग इंस्टीट्यूशंस, बट उनकी बेसिक कैपेबिलिटीज़ नहीं है, एंडिंग अप गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड, और इतने लोनली हो जाते हैं वो बच्चे, और उनका फ्यूचर करियर एट स्टेक होता है। भाई डॉक्टर साहब, वही वाली बात ना, अब जैसे कि हमारे ही बच्चे, अब बहुत से यंग बच्चे अब जिस तरह हमजा के फ्रेंड्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वॉटेवर। मैं हंस रही थी इस बात पे, मैंने अपने बेटे हमजा को कहा, मैंने कहा पुत्र, ये तुम्हारे जो सारे बर्गर दोस्त हैं ये सर्वाइव कैसे करेंगे बाहर जाके? व्हाट डू यू मीन? मैं कहा बेटा सलाम का तो जवाब नहीं दे पाते। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सलाम का अस्सलाम वालेकुम बेटा नहीं, दे लैक द एनर्जी। आई फील बकायदा उसके दोस्तों को मैं कहती बेटा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हम लाइक किधर देख रहे हो? नीचे। हम लाइक बेटा खाला हूं तुम्हारी, मेरी मतलब मैं लिटरली पकड़ के झंझोड़ रही हूं। मैं कहता हूं जागो, क्या हुआ? आई थिंक सो कि बच्चों को वो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने बच्चों पे कुछ डाला ही नहीं। मतलब आपको बच्चों पे कुछ डालना चाहिए, आपको बच्चों को थोड़ा टफ बनाना चाहिए, आपको बच्चों को हर चीज़ हम एट द गिविंग एंड है। और अगेन आई थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर इनटू नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। दे आर नॉट इमोशनली देयर, बट दे आर इनटू गिविंग अ नंबर ऑफ फिजिकल थिंग्स। फिजिकली हैं आप, सिर्फ वो हैं, बट यहाँ और यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा बच्चे बच्चा है। अच्छा नहीं, लेकिन इनकी जो जनरेशन है ना फरहान की, वो कहते हैं कि अभी बच्चों को लेट्स देम बी। जरा बताएं ना आप, लेट देम बी वाली जनरेशन जरा हमें बताएं ना। नहीं, मैं खुद पेरेंट हूँ, तो मुझे यू आर यंगर पेरेंट, हेंस आई एम सेइंग कि मतलब आप वाली कौम के थे, बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहिए, उनके लिए सब कुछ कर देना चाहिए, बच्चों को स्ट्रेस नहीं देनी। मैं कहा हमें स्ट्रेस दे दे तो पागल कर दिया इन्होंने। हमने देखिए, मैं को बदले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, लेकिन देखिए सास भी कभी बहू थी, माँ भी कभी बेटी थी। मेरा भी दिल चाहता है बदले उतारने को। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखो ये वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि हाथ नहीं उठाते पेरेंट्स, गाली गलोच, बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। बट देखो फैसिलिटीज अगर आपको मिल रही हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी फिर आपसे ऑब्वियसली बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए मैं ये माय समझता हूँ, क्वेश्चन नाउ इज व्हाट टू डू। मसले हम नीले हो जाएंगे, मुंह में करते रहेंगे डिस्कस, मसला रिजॉल्व नहीं होना। आई वांट प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस।
जो लोग अभी देख रहे हैं जिनके 12 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं या 10 साल के बच्चे हैं, और वो कह रहे हैं कि यार ये तो किसी से बोलता ही नहीं है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता, इसे सलाम करने के लिए अक्सर बच्चे, आप कहोगे अम्मी आंटी को सलाम करो, भाई तुमसे बुलंद आवाज में अपने जानने वाले से सलाम नहीं किया जा रहा तो तुम दुनिया में क्या सर्वाइव करोगे? जी भाई। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हैं। उनकी रूटीन इतनी ज़्यादा इंगेज हुई है, सुबह से रात तक वो ऑक्यूपाई है। वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन्स हैं, ट्यूशन से पहले उनके यूट्यूब चल रही है, सोशल मीडिया चल रहा है, इंटरेक्ट आजकल तो यानी कि मेरी बेटी अभी 7 साल की है, सो वो फ़ोन पे बिजी रहती है। वो अपनी फ्रेंड्स को, मुझे याद है कि हम फ़ोन पे इस एज में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अपने दिन का हाल बताएंगे। ना भारी होता सी उन्हें चुप के बंदा उसको देख के वो जब तक उंगलियां घुमाते थे तीसरी तक उंगली वैसी थक गई होती थी। सो बच्चों को मेंटली तौर पे रिलैक्स करना बड़ा ज़रूरी है, और पूरे घर को पता होता था फ़ोन मिलाने, फ़ोन एग्जैक्टली खामोश होते थे, फिंगर्स वो कहते थे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो और प्लीज। इसीलिए आपकी 3 सेकंड की बात होती थी, हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा कल होमवर्क है? हाँ। अच्छा क्या है? अच्छा पेज 4। अच्छा ओके बाय, फोन बंद। इतनी बात होती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के वॉइस नोट्स में गुफ्तगू कर रहे हैं। देखो लेकिन ये अच्छी चीज तो नहीं है, ये ऑब्वियसली अच्छी चीज नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ मतलब हम बड़े कि खुश होते हैं कि बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हो गए, बट इतनी इंडिपेंडेंस। बच्चों को मेंटली तौर पे रिलैक्स करना ज़रूरी है। उनका फोकस जो है वो उनको शुरू से बताना चाहिए कि बेटे आपका फोकस क्या है, आपने ज़िंदगी में बनना है तो किन जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपकी ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए। और एक टाइम टेबल होता था हमारे दौर में, अब मैं देखता हूँ कि वो टाइम टेबल नहीं है, वो स्केड्यूलिंग नहीं है। स्केड्यूलिंग नहीं है, वो स्केड्यूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका आपकी ज़िंदगी पे रहते दम तक असर रहता है, आप उस पर एहसार कर रहे होते हैं इवन जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे चले जाते हैं। सो ये स्केड्यूलिंग बड़ी ज़रूरी है, टाइम टेबल बड़ा ज़रूरी है। बच्चों को ये जो इन्होंने बात की, बड़ा ज़रूरी है कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। ये जो आप बात कर रही हैं बच्चे, क्योंकि वो यूट्यूब टीचर्स लेक्चर सुन सुन के इतना ज़्यादा मवाद उनके मेंटली हेल्थ पे आ चुका होता है कि वो जब प्रैक्टिकली कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल ही नहीं पाते। तो फिजिकली एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, कन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी है, हेल्दी आर्गुमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। आई एग्री विद यू, बट देन अगेन आई विल कम टू फैजान नाउ कि देखें ये बात कहने में बड़ी आसान है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लेकिन देखिए हम लोग जब बाहर निकलते थे खेलने के लिए तो मोहल्ले के या जो हम जिधर भी रहते थे, आई यूज्ड टू लिव इन कंटोनमेंट, आई रिमेंबर कि वहाँ पे नेबर्स के बच्चे भी आ जाते थे, तो हम सारे के सारे जो है ना किसी एक बंदे के लॉन में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। एक तो लॉन नहीं रहे, किसके लॉन में जाएं? इतनी चटांग के साइज़ का तो घर होता है, ठीक है, एक बात हो गई। चटांग के साइज़, अब पार्क्स हो गए, पार्क्स में लोग नहीं जाते, कोई क्राइम की वजह से नहीं जाता तो कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि कौन लेके जाए बच्चों को पार्क। जी, इसमें सबसे पहले देखिए पेरेंट्स को टाइम निकालना पड़ेगा। आप जो हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे बच्चा खुद ही बाहर निकल गया, खेल लिया, वापस आ गया। आज के माहौल में पेरेंट्स को बच्चे के लिए निकल जाते थे और रात को 7:30-8 बजे तक वापस आते थे चपेड़े खा के कि भाई किधर थे, सलाम साए के घर पे क्या लेकिन कर रहे थे, आज खेल हम रहे थे। सेफ्टी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से एज पेरेंट वो अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब फिर हमें खुद निकलना पड़ेगा, हमें खुद साथ जाना पड़ेगा। फिर हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ऐसे नहीं करते या वैसे नहीं करते। सबसे पहले हमें उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई डिसिप्लिन प्रोवाइड करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आप ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, या उनके साथ कम्युनिकेशन ऐसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जिसमें उनको समझ आए कि उनकी सेल्फ इस्टीम पे हम कैसे काम कर सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। वो चीज़ें जो है वो हमें हेल्प कर सकती हैं कि बच्चा जो है उसको थोड़ा दुनिया का निज़ाम का पता हो, थोड़ा बड़ों का अदब का पता हो। हमारी स्कूल एजुकेशन में आप देखें कि पढ़ाई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन सिविक स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा I remember कम Canade फोकस में है। I did my FA from there before I went to college and I still remember कि वहाँ पे हमारी क्लास एक होती थी सिविक्स की, FA के स्टूडेंट्स की हमारी एक सिविक्स की क्लास होती थी। I जी। took that class, I remember। जी, So the point is बेसिक सिविक सेंस तो किसी में भी नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं उससे मैम मेरे जहन में जो बात आ रही है एक नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को और इंडिपेंडेंट कर रहे हैं और व्हाटएवर, बट मुझे लगता है कि हम उनसे उनकी एजेंसी वापस ले रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं।
बीइंग पेरेंट्स, Robots बना रहे अदारों के लेवल पे भी वी आर नॉट। आई स्टिल रिमेंबर मैं कॉन्वेंट में गई थी, अगर हम थोड़ा ड्रूप होके बैठते थे ना तो सिस्टर ने एक डंडा सा रखा होता था, वो हमें इस तरह करती थी और हमें सारा 1 घंटे की क्लास में स्ट्रेट बिठाती थी। वो कहती थी जो बंदा थोड़ा सा ड्रूप करता है वो बंदा अच्छा ही नहीं लगता चलते हुए। देखें ये चीज़ें अब अदारों में नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर वो छोटी छोटी चीज़ों पे पिन पॉइंट होता था। येस, प्रैक्टिकली आई पर्सनली फील ये आपके जो लैकिंग यूनिफॉर्म है पे और कॉन्वेंट का और ग्रामर स्कूल का भी यही होता था, वाइट यूनिफॉर्म। अब तो खैर हमारा वो चेक वाला हो गया, बट वाइट यूनिफॉर्म पे इतना सा नुक्ता लगा हुआ होता था, तो आपकी पूरी मतलब इंटरोगेशन होती थी। एजिसन में आई रिमेंबर वाइट शर्ट पे या बेज ट्राउजर पे जरा सा कुछ लगा हुआ होता था, बुलाया जाता था कि हेलो इधर आए, ये क्या है, और साफ यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए। और आपके नेल्स चेक होते थे, बाल चेक होते थे, और अगर नेल्स गंदे भी हैं, नेल कलर तो बहुत दूर की बात, अगर नेल्स में जरा सा कालक भी फंसी हुई है। आई रिमेंबर हमारे तो स्कूल में हमारी क्लासरूम की टीचर सॉक्स भी उतरवाती थी, पाँव के भी नेल्स चेक होते थे, हाथों के, क्योंकि बच्चियां चलाकियां करती थी ना, पाँव पे नेल पॉलिश लगा लेती थी। बिल्कुल, आई थिंक सो कि हम अदारों के लेवल पे एंड पेरेंट्स, आई एग्री, पेरेंट्स की जो उनकी आउटलुक है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन दैट हैज़ टोटली चेंज्ड, बहुत मैकेनिकल हो गई है। मैं शुक्र करती हूँ कि आई हैव रेज्ड माई चिल्ड्रन 10 years कह लें कि आज से पिछले वक्तों में, और वो उनके अंदर वो वैल्यूज़ हैं। आजकल बच्चे, अगेन आई एग्री विद यू, बच्चों को कोई पता नहीं सलाम करना है। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट में सुबह मॉर्निंग में मेन स्क्रीन पे सलाम से रिलेटेड एक करवाती हूँ, जाके खुद समझाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, जी बेटा ये आपने सलाम करना है, यू हैव टू ग्रीट। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में मॉर्निंग ना भी गुड मॉर्निंग कहें, मॉर्निंग कहते सारे एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हम उनकी पर्सनालिटी के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे? यही तो प्रॉब्लम है व्यूअर्स। हम डिप्रेशन में, बच्चा हमारा आजकल का डिप्रेस्ड है, इसकी तरफ एंजाइटी में है, उनके अंदर बहुत सी ऐसी कहते हैं एहसास कमतरी और लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी, नॉट ओनली सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी। मैं इसी पे बात अब करना चाहती हूँ, एग्जैक्टली वेयर आई वांट टू गो। ब्रेक के बाद अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे। ऑब्वियसली किचन में भी हमें नज़र डालनी है एट सम पॉइंट, बट ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो पेपर कह रही थी ना कि बड़ा इंप्रेसिव आता है, असल में वो आपको एआई जनरेटेड होता है ना, वो एआई जनरेटेड आपका सीवी होता है। तो अगर हर चीज़ आपने एआई से जनरेट करवानी है तो बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? छोटे छोटे रोबोट्स पैदा करके दुनिया में भेज देते हैं। तो क्या हमारे बच्चे इतने रोबोटिक हो गए हैं कि अब इंसानों वाली ट्रेट्स उनके अंदर रही नहीं है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक, फैज़ान खालिद और फुरकान असलम हमारे साथ हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं। फुरकान, I'll start with you again। मुझे ये बताइए कि क्या हमने अपने बच्चों को छोटे छोटे रोबोट्स और AI, मैं वैसे एक्चुअली सोचती हूँ कि बच्चा क्यों पैदा करते हैं आप, हम छोटे छोटे रोबोट्स ले आते हैं घर, क्योंकि हर चीज़ ही AI जनरेटेड है। बच्चों के होमवर्क्स हो गए, और बाय द वे ऐसी हाई फाई किस्म का आपका CV बना के देता है AI कि आप कहते हो यार मैं इतना कूल हूँ। हर चीज़ तो आपको अब ऑनलाइन रेडीमेड मिल रही है, पकी पकाई, तो तमीज़ क्यों सिखाए बच्चों को हम? देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें इंसान की बनाई हुई हैं, ठीक है। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान ने बना तो ली है, लेकिन इंसान ने ये डिफरेंट, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आपने उसकी पॉजिटिविटी निकालनी है। ऐसा नहीं करना कि आप अपनी बेसिक्स, अपने जो असल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे आप दूर चले जाएं और आप सीधा सारा कुछ डिपेंड कर लें उस टेक्नोलॉजी पे, उस AI मॉडल पे और बाकी चीज़ों पे। तो मैं वही समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों की ग्रूमिंग में जो सबसे पहला आंसर है वो डाला जाए अडेप्टेबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का। आज मैं ये देखता हूँ कि हमारे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद ही नहीं है। वो जो चीज़ पे स्टबन हो जाते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको बहुत से मामलात में बताना पड़ता है कि बच्चे ये चीज़ आपके लिए कितनी इफेक्टिव है, कितनी ज़रूरी है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि चले अगर आज के पेरेंट्स इस पे अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको फ्री हैंड देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उस फील्ड के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। उनको ज़रूरी है कि ये बताया जाए इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है, आपको कौन से एट्रीब्यूट्स अपने कॉन्फिडेंट करने हैं, कौन से आपने ऐसी चीज़ें जिसको ओवरकम करना है। जब आप इन सारे चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी को बना सकते हैं। लेकिन एक और भी तो इशू है, ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली और एंड ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जिस तरह हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई बच्चों की अच्छी तरबियत होनी चाहिए, देखो कहने में ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स सैक्रिफाइस फ्रॉम यू। जी, ऑब्वियसली।
जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो देखिए एज आपने- एन एजुकेशनिस्ट आप मुझे जितने मर्जी लेक्चर दे दें यहाँ पे बैठ के, आई वॉन्ट टू सी आप घर पे क्या करते हैं। जी देखिए मैं कहती हूँ कि गैजेट्स नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं आपको बड़ी ब्लंटली बता रही हूँ, मेरी 3 साल की बेटी मुझे वॉइस नोट्स भेजती है, जी उसके हाथ जिसका भी फ़ोन लग जाता है वो इतनी चालाक है कि वो 3.5 साल की छोटी सी चूई वो मेरा नाम ढूंढ के मुझे वॉइस नोट भेज देती है। मेरे फ़ोन में 15 वॉइस नोट्स है नूर के रैंडम लोगों के फ़ोन से। सो आई एम जस्ट सेइंग कि कहना आसान है, एक चीज़ जो 24 घंटे आपके इर्द गिर्द है, हर नुक्कड़ कोने में डिवाइस पड़ी हुई है। मुझे एक बात बताओ फैजान, मैं क्या करूं, जी। कितना उसको डिवाइसों से बचाऊं? नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप बिल्कुल ठीक कह और रही हैं हर कि- चीज में डिवाइस यूज होती है। बच्चे के साथ अगर आपने म्यूजिक भी सुनना है तो आपने किसी डिवाइस पे लगाना है, नहीं जी आजकल तो कोई गेम खेलनी है वो भी डिवाइस पे लगानी है। एजुकेशन के लिए अब स्कूल्स डिवाइसेस का यूज़ मांग रहे हैं वो। और यही कई दफ़ा डिवाइसेस वो- मेरे बच्चों को मुझसे दूर करते जा रहे हैं। जी इन डिवाइसेस को देखिए आजकल की दुनिया में हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमने इनको देखना है कि ये हमारे लाइफस्टाइल में कैसे जो है वो इंटीग्रेट कर सके, हमारे लाइफस्टाइल में आ सके, कि हम इन डिवाइसेस का एक अच्छा यूज़ कर सकें, उसको कैसे हम कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रही थी कि सब रोबोट बनते जा रहे हैं, या जब जिस तरह आपने AI की बात की, मुझे इसमें ये लगता है कि देखिए हर इंसान एक दूसरे से फ़र्क है। और हम कई दफ़ा कहते हैं कि बच्चे बोलते नहीं हैं या कम्युनिकेट ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हर पर्सनैलिटी इंसान की फ़र्क है और हमने उस पर्सनैलिटी को समझना। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, वो बोलते ज़्यादा हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ों में अच्छे होते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो शायद बोलने में ना अच्छे हों लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। हमने बच्चे की पर्सनैलिटी को समझना है, उस पर्सनैलिटी के साथ हमने कैसे हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर वो बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, तो क्या हमने उसको किताबों के साथ देनी है ताकि वो पढ़ सके। किताबों रीडिंग शॉप्स पे लेके जाना, बुक्स लेके देना, या कैसी हम ऑल्टरनेट हम हॉबीज़ या पैशंस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक क्योंकि बच्चे देखिए ना, का। हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे हमने ग्रेड्स की बात की डॉक्टर साहिबा, उसी तरह हर बच्चा पर्सनालिटी में भी एक जैसा नहीं हो सकता। उसको देखो, बहन तुम्हारी हर वक्त हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, देखो उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, तुम बुत बन के बैठी होती हो। ये भी तो एक बड़ा मसला है और ना। इसमें मैं ऐड करूंगा जो आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ 24 घंटे जो उसको कंपैरिजन देखो, कर उसके रहे होते हैं। नंबर, उसको देखो वो कपड़े कितने अच्छे पे, उसको देखो उसने क्या, बंदा कहता है भाई तुझे ऑन ही कर ले। जी तो वो बच्चे का सेल्फ स्टीम फिर और ख़राब होता है और उसकी वजह से आपका लेकिन खैर ये पेरेंट कंपैरिजन तो पहले भी होते थे, जी ये पहले भी होते थे, डिफरेंट चीजों में होते थे। लेकिन ये पहले भी इफेक्ट करते थे, ये पहले भी इफेक्ट करते थे, ये आज भी इफेक्ट करते हैं। बच्चे का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश होना होता है इस तरह की चीज़ों से, आप उसको और शैटर कर देते हैं, आप उसको और ख़राब कर देते हैं। सो व्हाट टू डू? देखिए, फर्स्ट थिंग, लॉट हैज़ बीन said about family environment. Family communication is very important. How we communicate with our children, how we communicate, the couples communicate between themselves. आपस में ही अगर मियाँ बीवी नहीं बात कर रहे तो आप बच्चे को एक बड़ा गलत सा रोल मॉडल दे रहे हो कि जी आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स में हो। लाइफ आजकल की इतनी मुश्किल है कि विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर योर चाइल्ड इज़ एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, ही नीड्स टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जो हम इंट्रोवर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे घरों में ही नहीं हम बात करते, हम एक कमरे में बैठ के गैजेट्स पे बात कर रहे होते हैं। एट मेनी टाइम्स आप ये सोचें, मैं अभी यही कहने लगी थी, अभी हम लोग ऑन एयर ना होते और हम लोग वैसे ही बैठे होते, माने या ना माने, हम पांचों ने शेफ इंक्लूडेड अभी अपने फोन पे ही होना था, चाहे रील देख रहे होते, चाहे अपने व्हाट्सएप को चेक कर रहे होते। मैं तो समटाइम्स ड्यूरिंग शो आई एम डीलिंग विद अदर वर्क रिलेटेड थिंग्स। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक वक्त था जहाँ पे आप टोटली डिपेंडेंट होते थे ऑन जस्ट योर प्रोड्यूसर, क्योंकि कान में था। अब बड़ी दफा कोई बात आपने कहनी होती है, आप ऑन एयर नहीं कह पा रहे होते, आप लिख देते हो। मैं तो अपनी टीम के साथ इन कम्युनिकेशन होती हूँ व्हाइल आई एम डूइंग अ लाइव शो विद यू गाइस। सो बात ये है कि यस, इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। लेकिन आई डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फ्रॉम दिस मैनी टाइम्स। मैं How? अपने 10 बजे के बाद एक्सेप्ट कि मेरी बेटी बाहर होती है, मैं उसका देखती हूँ। मैं आई स्टॉप लुकिंग एट, आई स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, और फिर मेरा मैं भी यही सुबह अपने रात ब्रेकफास्ट 10 के बजे। बाद मैं उसको चेक करती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम एन ईरा जिसमें मैं इतना कुछ नहीं लोड ले सकती। मेरी वो उंगलियाँ नहीं चलती थी छोटे होते जैसे अब छोटे बच्चों की मेरी ग्रैंड डॉटर की चलती हैं। सो मेरा ख्याल में वेलबींग बहुत बेहतर है। मैं अब देखती हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मतलब उनकी शक्लों से वेलबींग नहीं नजर आ रही। सबसे पहले बच्चे की प्रायोरिटी है, तस्वीर लगाई थी, उसके लाइक्स कितने हैं है और उसमें कमेंट्स क्या आए हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो कमेंट्स सारे पढ़ने हैं, और जब कमेंट्स अच्छे नहीं लग रहे फिर उन कमेंट्स को ऑफ करके एक और पोस्ट लगानी है उस पोस्ट के बारे में।
तो आप घर में बच्चे को कॉम्प्लीमेंट करें ना, बच्चे को आपकी जो वो बेसिक बच्चे की एक ज़रूरत है टू गेट नोटिस्ड, टू बी लव्ड, वो चीज़ भी पूरी होनी चाहिए ना। अगर कि बच्चे बाहर फिर इसलिए जाते बच्चों को हैं। नहीं आगे लेके चलेंगे। अब आप देखें ना, वो वाले भी तो यंग लोग हैं जिन्होंने 18-20 साल की उम्र पे थ्रू इन्फ्लुएंसिंग, थ्रू दिस ओनली रोजी रोटी कमानी शुरू कर दी है। बट वो एक ड्रॉप ऑफ इंक इन द ओशन है। लेट द पीपल नो कि वो बहुत कम लोग हैं, हर बंदा शॉर्टकट पे जा रहा है। शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। 2 4 5 लोगों का तुक्का लग गया, दैट डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू अर्न, यू गोइंग टू बिकम अ बिलियनियर। ये अगर आप सिर्फ बात है ना इसके कि ऊपर मैं कुछ दिन किसी से बात करी थी तो किसी ने कहा आपके इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे तो फलां के 5 मिलियन हैं। मैंने कहा दैट्स अमेजिंग। तो उन्होंने कहा आपके ज़्यादा क्यों नहीं है? मैंने कहा बेटा मैं काम करती रहती हूँ, मेरे पास नहीं होता टाइम इतनी सोशल मीडिया पे। नहीं तो आप जो भी करती हैं आप लगाया करें ना। मैंने कहा अगर हर चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो मैं इस पे भी लगा रही हूँगी तो मेरे पास सांस लेने का टाइम कब होगा? तो मैं बच्चे भी पालने ने। बट हमारे यहाँ अब बच्चों को भी यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया फॉलोइंग के लिए। मुझे लोग कहते हैं ना आप अपनी बेटी की हर रोज़ वीडियो लगाया करें, आप देखें आपकी फॉलोइंग कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। अब मैं अपनी बेटी का कभी कभार लगा देती हूँ, बेटे की कभी लगा देती हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एग्जैक्टली। यू सी, इसको छोड़ा भी तो नहीं जाता ना। मेरी प्रॉब्लम जिस तरह आप जो कह रही हैं मैम कि सुबह आप नाश्ते के बाद कर लेना देखती थोड़ा हैं, सा, तो हाँ। बच्चों की तो जिंदगी ही इसके ऊपर है, टोटली रिलायंट। हमने बहुत छोटे बच्चों के हाथों में गैजेट्स दे दिए ना। हमने एक वैसे भी ब्रेन डेवलपमेंट गेट्स इम्पेयर्ड। अगर आप उनको पहले 4 सालों में ये गैजेट्स पे आपकी आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। आप अगर उनसे बात करो, दे स्टॉप, दे आर बिकमिंग ऑटिस्टिक। आपकी जनरेशन ऑटिज्म की तरफ जा रही है, बिलीव मी। बहुत से बड़े और छोटे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़, आई एम नॉट अगेंस्ट द यूज़, मैं कहती हूँ एक्सेसिव यूज़ से ऑटिस्टिक होना शुरू हो गए हैं। आपको गुजर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, आपको सलाम नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं मैडम। ये तो हाल है बच्चों का कि आपके बच्चे हर वक्त उस गैजेट से नहीं निकलते कि उनको अपने उस्ताद का नहीं पता, उनको किसी ये नहीं पता एक बड़ा बंदा गुजर रहा है उसको सलाम करना है। मतलब हम इस रहने ही दें आप डॉक्टर साहिबा। इस पे मैंने बड़ा उस दिन गिला किया था एक दिन को, काफी साल पहले। आई रिमेंबर आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सन हसन, यानी कि हम 8 साल पुरानी बात कर रहे हैं। वुड यू बिलीव दैट आई वुड वॉक समवेयर, ये एक जगह है यहाँ पे फैल्कन, वहाँ पे ना हमारे एक फैमिली के बुजुर्ग है व्हाटएवर वो रहते हैं, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आप वॉक किया करें। मैं भी प्रेग्नेंट थी, मैंने कहा भाई आपको भी डॉक्टर ने वॉक करने के लिए कहा है, मुझे भी कहा है वॉक करने के लिए, तो चले हम दोनों ना भाई बहन वॉक किया करेंगे। तो मैं उनके साथ वॉक करती थी। जो बंदा मेरे पास से गुजरे, मेरी एक आदत है कि इस तरह अगर वॉक कर रही हूँ सामने से कोई है मैं सलाम कहूंगी, क्योंकि मार पिटती थी बचपन में। पाँव के पीछे ऐसे करके जूते से ठुड्डा मारा जाता था, कोई बड़ा अम्मी या अब्बू इस तरह करके मारते थे कि भाई सलाम करो, राइट? अच्छा, मैं हर बंदे को अस्सलाम वालेकुम, हर बंदा मुझे ऐसे देख रहा है कि जैसे मैं पागल हूँ। अच्छा, और गौर से देख रहे हैं कि हम इसे जानते हैं। एक तो ये भी प्रॉब्लम है, बड़े भी बदतमीज हो गए हैं तो सलाम करती हूँ। बुजुर्ग मेरे से 20-20 साल बड़े, 30-30 साल बड़े, मेरी अम्मी के एज ग्रुप के, मैं कह रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, मुझे ऐसे देख रहे हैं कि ये सलाम क्यों कर रही है, इसको क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो है ना। अब अगर तमीज और तरबियत के दायरे में भी रहो तो लोग कहते हैं इसको कुछ है, हम इसको जानते हैं। वेरी राइट। मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ भाई आप बेटा सलाम नहीं करते? जी हम करते हैं, टीचर्स जवाब नहीं देते। सो यू आर वेरी राइट। ये भी है। This is one एक of the मिनट, reasons. इस गुफ्तगू को समेटते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह अभी आपने बात की कि आप सलाम करते हैं राह चलते हुए किसी भी अजनबी में। देखिए, अगर आपने दुनिया में ट्रैवल किया है, आप खुद बता रही हैं कि जिस तरह आप कनाडा में रही हैं, ये वहाँ का एक कल्चर होता है, कहाँ पे हॉस्पिटैलिटी होती है कि आप किसी को अच्छे से स्माइल दे दें, आगे से अच्छी स्माइल हो कि एक अच्छा हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। मैं ये समझता हूँ आज के दौर में ये जो टेक्नोलॉजी है ये नहीं हमें भूलना चाहिए, ये ऑब्सोलीट हो जाती है कुछ टाइम बाद। ये यूट्यूब को नई चीज़ ले आएगा, ये इंस्टा कुछ और ले आएगा। तो कहने की बात ये है हमें बेसिक्स पे तवज्जो देनी है। जो बेसिक्स हैं, ग्रूमिंग है, सेल्फ मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है बच्चों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। उनको ये बताना है कि बेटे आपने किस उम्र में जाके अपना करियर पाथ चूज़ करना है और वो किन आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको चूज़ करना है और फिर उस पर बच्चे को डायरेक्शन दें, उसके ऑब्जेक्टिव गोल जो गोल्स हैं उसको पूरा करने में उसकी मदद करें। उसको वो एक चार्ट बना के दें कि ये एलिमेंट्स हैं, इससे बाहर नहीं आपने जाना। ये मैं समझता हूँ हमारे स्कूल की भी जिम्मेदारी है, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। ऑसम, आप क्या कहेंगे? जी, मैं इसमें कहूँगा कि हमने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बात की, जिस तरह हम टीचर्स की भी बात हमें इसमें थोड़ा उनको भी ऐड ऑन करना चाहिए। हम कहते हैं कि टीचर्स आपके रूहानी माँ बाप होते हैं, वो इसमें क्या हेल्प एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चे को, इंडिविजुअली उसको मेंटोर करना, उसको गाइड करना। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट सारे माँ बाप से ज़रूर करूँगी
कि खुदा का वास्ता है अपने बच्चों के टीचर्स को रिस्पेक्ट करें जी। और उनसे इज्जत से पेश आए और उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दें। ये मैं बड़ी सीरियसली और बड़ी नाराज़गी के साथ व्यूअर्स कह रही हूँ बात, क्योंकि मैंने इतनी बदतमीजियाँ लोगों को करते हुए देखा है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में, जी, सिर्फ बिल्कुल। अपने बच्चों के नहीं, बाय द वे बहुत सी जगहों पे, और बहुत से माँ बाप बड़े खुशी खुशी बैठ के बता रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की टीचर की कितनी बेइज्जती की और उनको उनकी औकात बताई। आई एम सॉरी, उनकी औकात ये है कि वो रूहानी माँ बाप के लेवल पे है, उनकी ये औकात है। सो प्लीज़ स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग योर चिल्ड्रंस टीचर्स, बिकॉज जब आप उनके साथ बदतमीजी और गुस्ताखी करते हैं तो आप उनको वही बिहेवियर सिखाते हैं, फिर आप कहते हैं पता नहीं हमारे बच्चे ने ये बदतमीजी कहाँ से सीखी। जी सर। और जी आखिर में मैं ये कहूँगा कि टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए। सबसे आसान है कि आप इंडिविजुअली अपनी स्क्रीन को भी छोड़ें। माँ बाप भी आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, बच्चे भी स्क्रीन्स पे लगे हुए हैं। आप सिर्फ अपने लिए रूल ना बनाएं स्क्रीन को बंद करने का, अपने घर के लिए, अपने हाउस होल्ड को बताएं कि हम इस घंटे के लिए 2 घंटे के लिए हम स्क्रीन्स नहीं यूज़ करेंगे। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे एक दूसरे से बात करने की तो आप लोगों से भी बात कर सकेंगे, क्योंकि अब हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं बात करने की। सब अपनी स्क्रीन्स में चैटिंग कर रहे हैं, मुंह खोलने का, मुंह बात करने का किसी में वो प्रैक्टिस ही नहीं है। तो अगर हम सब अपनी फैमिली में कोई डिसिप्लिन लाएँ, स्ट्रक्चर लाएँ, तो हम जो है वो उन बच्चों को जो है वो उस स्क्रीन से निकल के जब वो हमारे से 1 to 1 बात करेंगे तो हम उनको ना चाहते हुए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बता जाएंगे, गाइड कर जाएंगे जो उनके लिए उनके काम आएंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं जी डॉक्टर। क्वालिटी टाइम, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, खाना इकट्ठा खाएं जितनी हद तक हो खाने सकता के है। टेबल पे आने से टेबल पहले पे, हाँ। एक बोल रखें। ये बाय द वे मेरे 1-2 फ्रेंड्स के घर में होता है, वो जो लकड़ी के नहीं, वो जो होते नहीं है केन Salad की बास्केट dishes, जैसी, हाँ। जिसके अंदर ब्रेड भी रखते हैं, रोटियां भी रखते हैं, छाबा टाइप, उतनी सी एक उनकी मेरे एक दोस्त के घर में। एंटर जैसे ही आप उसके घर में डाइनिंग रूम में जा रहे होते हैं ना, उसके बाहर वो पड़ा हुआ है और उसके Telephone साथ वाली। एक छोटा सा ना उन्होंने एक्चुअली टेबल के ऊपर चिपकाई हुई है चीज, प्लेस योर मोबाइल्स हियर। मोबाइल सारे आप उसके अंदर रखते हैं और आपको टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ती है उनके साथ। ये exactly। उनके घर खाने पे जाना है तो ये रूल है। एग्जैक्टली। और यार इतना मजा आता है। मुझे याद है लास्ट टाइम हम उनके घर खाने पे गए, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेली, टेबल पे बैठ के आई स्पाई खेली जो बचपन में खेलते थे हम लोग। यार इतना मजा आया डॉक्टर साहिबा। एग्जैक्टली देखिए, और एक और चीज़, बहुत से रूल्स ओवर द इयर्स कवर्ट हो गए, पता नहीं है, वो हम सोचते हैं शायद हमारे बच्चे को पता होंगे। फैमिली में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओवर्ट रूल्स बनाएं, बताएं, सिस्टमैटिक रूल्स बताएं, बच्चे को मुंह से कहें। अगेन डोंट गिव डबल मैसेजेस। कई दफ़ा देखा है कि डबल बाइंड मैसेजेस होते हैं, पेरेंट्स कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ जी सच बोलना है, ओके फाइन, बच्चा सच बोलने जाता है बाहर, अब्बू अंदर है, वो कह रहे हैं मैं नहीं बाहर आ रहा। अगेन यू आर गिविंग डबल मैसेजेस। ये दिस लीड्स टू अ नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। मतलब आप अपने घर वालों को, हाँ अपने अपनों को सलाम नहीं करते, उनसे तमीज से नहीं मिलते, और अपने बच्चे को कहते हैं कि जब गेस्ट आए हैं उनको सलाम करो। आप बच्चों को कहें कि घर का आपने अपनी हाउस अम्मी होल्ड वालों को को भी लास्ट टाइम सलाम कब करें। बुलंद आवाज में सलाम किया था और जाकर उनको मिले थे जिस तरह वो मिलना डिजर्व करती हैं। लेकिन देखिए अब हमारे बच्चे बड़े हैं, लेकिन मैं उनको फीडबैक देती हूँ। मेरा बेटा उठता हाथ में फ़ोन पकड़ता, मैं कहती हूँ पहले माँ को सलाम करो। मतलब अगर हम ये कहना छोड़ देंगे तो वो बड़े भी छोड़ देंगे। यू हैव टू बी आफ्टर इट। आपने उनको रीइंफोर्स करना है, आप उनको गलत चीज़ के ऊपर आप लोगों ने उनको वर्बली थोड़ा सा कहना है ताकि उनको पता चले राइट और रॉन्ग क्या है। अब तो सब कुछ एवरीथिंग सीम्स टू बी राइट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आर इंस्टीट्यूशंस, दे शुड प्ले देयर रोल। कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ पे फोकस होना चाहिए, बच्चों की ग्रूमिंग पे होना चाहिए। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ आप लाख पढ़ लें, आपके ग्रेड्स A+ आ जाए, आप जाके इंटरव्यू में बोल नहीं सकोगे, चल नहीं सकोगे, जूती वैसी पहनोगे, कानों में बड़े बड़े झुमके, लड़कियों का है डिपार्टमेंट, झुमके पहन के जाओगी, कपड़े आप इतने गॉडी पहन के जाओगी। मैंने कहा और हमारे तो यहाँ पे पेशेंट्स के पास भी जाते हैं, हम उनको जाने से पहले सिखाते हैं कि प्लेन कपड़े पहन के जाएं। अगर आपने किसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाना है, एसेसरीज ना पहन के जाएं। मतलब दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू पुट इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट इंडिविजुअली, विद इन आवर फैमिलीज़ और हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी में। अगर बाहर कोई बैठा हुआ बच्चा आपके बच्चे को कह देता है कोई चीज़, प्लीज़ माइंड ना करें। वो आपको अगर अच्छे तरीके में, हमारे ज़माने में कोई अंकल कुछ कह देते थे, कोई कुछ कह देते थे, पेरेंट्स लड़ने नहीं पहुंच जाते थे। अब किसी की हिम्मत नहीं है किसी के बच्चे को अच्छी बात भी कहना। अच्छी बात भी कहते हुए बच्चा किसी का उंगली प्लग में दे रहा होता है तो बंदा डर के मारे कहता है इसको रोकना नहीं है, इसकी माँ कहीं हमारी उंगली ना प्लग में डाल दे। देखिए थोड़ा सा जो हम ये हेलीकॉप्टर पेरेंट्स है ना, तो एग्रो पेरेंट्स हैं। मज़े की बात ये कि मेरा एक, क्योंकि छोटा भी है, फिर मेरे एडल्ट बच्चे भी हैं, तो वो कुछ बीच में ना डिफरेंट जनरेशंस को मुझे देखने का मौका मिलता है। और मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आपका बच्चा अगर आपको प्यारा है तो सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। हम कोई अनोखी अजूबा माएँ नहीं हैं, हम वो माएँ हैं जो चाहती हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़े, हम उनको पॉजिटिव चीज़ों से इक्विप करें।
वो आप तब ही इक्विप कर सकते हैं जब आप खुद एक पॉजिटिव इंसान और एक पॉजिटिव रोल मॉडल है। बिल्कुल आपने सही कहा, खाने के टेबल पे साथ बैठ के खाना खाओ ना। आपने डिप्रेशन की बात की थी पिछले सेशन में, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, इतने ज़्यादा सुसाइड के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? फॉर दिस वेरी रीज़न, एग्जैक्टली, बिकॉज बच्चे इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देखो सबसे बड़ा कनेक्शन का पॉइंट घर होता है, भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, आप उनसे डिस्कनेक्टेड हैं। आप स्कूल जाते हैं, आप गैजेट से बाहर नहीं निकलते, गैजेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। फिर एंड में इसी गैजेट पे एक पैगाम छोड़ के आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी छोटे छोटे बच्चे, यंग 12-13 साल का बच्चे का क्या बनता है इस तरह अपने साथ कुछ करने का? वो तभी करते हैं ना जब उनको समझ नहीं आती है कि वो क्या करें। बट कितने अफसोस की बात है कि एक 12-13 साल के बच्चे के पास अपने घर में कोई बंदा नहीं है कम्युनिकेट करने का, बात सुनने के लिए, बात सुनने के लिए। शायद सुनाने के लिए उसके पास है बात, हम लोग सुनने के लिए नहीं तैयार। सो व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात हो जाती है जो हम एंड में कहते हैं, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी अरेना में बात करें, अल्टीमेटली वही वाली बात है कि कनेक्शन और कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंसान इसके साथ अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता। नो मैन इज़ एन आइलैंड, वो इस आइलैंड के अंदर अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सो थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी सोचना है कि अब हमने अपने बच्चों को किस किस्म का फ्यूचर देना है, और जो हम करेंगे वही बच्चे एंड में अपने घरों में भी करेंगे, अपनी बीवियों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं। हाँ जी, मेडिटेरियन चिकन और बॉयल राइस सौते वेजिटेबल रेडी हैं खाने के लिए। ऑसम। हमने बातें तो तेरी सुना दी, अब हम खाना भी खा लेते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। इंशाल्लाह इंडिविजुअली भी आपको बुला के आपकी ज़िंदगियों के बारे में भी बात करेंगे और आपके करियर्स के बारे में भी। बिकॉज बात ये कि देखिए, किसी भी इंसान में कॉन्फिडेंस और ग्रूमिंग और ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से आती है। जब हम व्यूअर्स अपने बच्चों का और अपनी फैमिलीज़ का लाइफ एक्सपीरियंस इससे एक डिवाइस पे लिमिट कर देंगे तो फिर उनकी दुनिया भी इतनी सी मुख्तसर सी हो जाएगी। सो बात यह है कि अगर अपने बच्चों को एक्सपोजर देना है ज़रूर दें, लेकिन अगर आप पर्सनली उस एक्सपोजर का हिस्सा बनते हैं रादर दैन जस्ट अ डिवाइस, तो फिर आप उनको गाइडेंस भी बहुत अच्छी दे सकते हैं। एक्सपोजर विदाउट गाइडेंस इज़ लाइक कि जैसे कोई इंसान एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकल पड़ा है। सो इसी नोट पे ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।